जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हम आपको वेलकम करते हैं कोड नेटवर्क में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि न्यू ईयर स्टार्ट होने ही वाला है, तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि अपनी इंटर्नशिप या प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने सोच रखा होगा कि इस साल में कोई ना कोई स्किल गेन करनी ही है, और आप में से कुछ ऐसे होंगे जो कि कोडिंग की दुनिया में नया-नया कदम रख रहे होंगे। तो हम आप सब के लिए लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन कोर्स, जिसमें हम बात कर रहे होंगे वेब डेवलपमेंट के बारे में। इस कोर्स में हमने फ्रंट एंड को कवर किया है, हमने बैक एंड को भी कवर किया है। नॉर्मली यूट्यूब के ऊपर जितनी भी वीडियोस या कंटेंट अवेलेबल है, चाहे वो फ्रंट एंड के बारे में हो, चाहे वो बैक एंड के बारे में हो, वो सिर्फ बेसिक की हद तक है। अगर हम बात करें एडवांस लेवल की चीज़ों की, तो वो पेड कोर्सेज में होती हैं। हम आपके लिए वो सारी चीज़ें जो कि पेड कोर्स में होती हैं, इस कोर्स में लेकर आए हैं। हमने फ्रंट एंड को बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक चीज़ को कवर किया है। हमने बैक एंड को बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक चीज़ को कवर किया है। तो ये कोर्स करने के बाद, चाहे आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहें, चाहे आप बैक एंड डेवलपर बनना चाहें, आप इस कोर्स के आखिर में इस काबिल हो चुके होंगे कि एक बेसिक वेबसाइट से लेकर एक प्रोफेशनल लेवल की वेबसाइट तक आप क्रिएट कर सकें और उसे हैंडल भी कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं अपना क्रैश कोर्स और देखते हैं कि हम इस कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फ्रंट एंड में हम बात कर रहे होंगे अपनी HTML के बारे में, क्योंकि हमारा जो फ्रंट एंड है उसके 3 हिस्से होते हैं। एक हमारा कंटेंट होता है वेबसाइट का, जो कि हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है। एक हमारी वेबसाइट की खूबसूरती होती है, जो कि हम CSS को यूज़ करके बना रहे होंगे। और एक हमारी वेब पेज की फंक्शनैलिटी होती है, जो कि हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके सेट कर रहे होंगे। अब फ्रंट एंड में हम कवर कर रहे होंगे अपना HTML, और साथ में HTML5 को भी हमने इसमें यूज़ किया है। हम CSS यूज़ कर रहे होंगे और CSS3 को भी हम यूज़ कर रहे होंगे। और जावास्क्रिप्ट की एक पूरी सीरीज़ है जिसे हमने बहुत मेहनत से तैयार किया आप सबके लिए। इसके अंदर हमने जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं जावास्क्रिप्ट की, उन सबको इसके अंदर हमने शामिल किया है। और हम जो फ्रंट एंड के लिए फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे होंगे वो होगा हमारा बूटस्ट्रैप। तो आइए हम देखते हैं कि अब हम बैक एंड में क्या कर रहे होंगे। बैक एंड में हम जो हमारी सर्वर साइड लैंग्वेज होती है वो हम कर रहे होंगे Node.js, और Node.js का जो फ्रेमवर्क है Express.js, उसको भी हम कवर कर रहे होंगे। बैक एंड में हम API के बारे में बात कर रहे होंगे, हम RESTful API के बारे में बात कर रहे होंगे। और एट द एंड ऑफ दिस कोर्स हम बात कर रहे होंगे डिप्लॉयमेंट के बारे में, कि आपने एक वेबसाइट क्रिएट कर ली, अब आपने उसे डिप्लॉय किस तरह से करना है। तो एक पूरा प्रोसेस होगा जिसमें हम होस्टिंग भी आपको सिखा रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना क्रैश कोर्स। और हमारा जो कोर्स है वो शुरू हो रहा होगा फ्रंट एंड से, और फ्रंट एंड में सबसे पहले हम पढ़ रहे होंगे अपनी HTML। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। HTML का जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये नाम से ही जाहिर है ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, हम कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज मैं 2 वैल्यूज़ को ऐड करना चाहता हूँ या 2 वैल्यूज़ को माइनस करना चाहता हूँ। तो ये जो ऐड है या माइनस है, ये मेरे फंक्शंस हैं। ये मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकता हूँ, पर HTML में नहीं कर सकता, क्योंकि HTML जो है वो कंटेंट बेस्ड लैंग्वेज है। इसमें हम कंटेंट लिख रहे होते हैं और फिर वो कंटेंट हमें हमारे वेब पेज पे नज़र आ रहा होता है। तो इसका सिंटैक्स किस तरह से, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डॉक टाइप HTML। इसमें हम अपने सर्वर को बता रहे होते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट की टाइप क्या है। अब क्योंकि मैं HTML यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर HTML लिखा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है HTML का टैग। अब HTML के अंदर जो जितनी भी चीज़ें एक एंगल ब्रैकेट के अंदर होती हैं उन्हें हम टैग्स कहते हैं। अब HTML में हमारे पास जो टैग्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो कि जिनकी ओपनिंग भी होती है, उनकी क्लोजिंग भी होती है, मतलब स्टार्ट एंड दोनों होते हैं। फ़र्क क्या होता है कि जो ओपनिंग है वो तो सिंपल होती है, क्लोजिंग में हम एक स्लैश का यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये फ़र्क होता है। और कुछ टैग्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनकी ओपनिंग तो होती है पर क्लोजिंग नहीं होती, वो हम बाद में कवर कर रहे होंगे। अब यहाँ पर हमारे पास है हेड का टैग। हेड के टैग के अंदर बेसिकली आप जो भी कुछ लिख रहे होते हैं वो आपके वेब पेज में नज़र नहीं आ रहा होता। इसके अंदर हम बेसिकली CSS को लिंक कर रहे होते हैं, अपनी स्क्रिप्ट को लिंक कर रहे होते हैं। तो जब हम उस लेवल तक पहुँचेंगे तब हम इसे यूज़ कर रहे होंगे। फ़िलहाल के लिए आप इतना याद रखें कि हेड के अंदर आपने जो कुछ लिखा वो आपके वेब पेज पर नज़र नहीं आ रहा होगा। उसके बाद शुरू होता है हमारी बॉडी का टैग। अब बॉडी के टैग के अंदर आप जो भी कुछ लिखते हो वो नज़र आ रहा होता है आपकी वेब पेज पे। अब यहाँ पर मैंने एक हेडिंग का टैग लिखा है और एक पैराग्राफ का टैग लिखा है। यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन करता जाऊँ, अगर मैं ये H1 जो कि एंगल ब्रैकेट में लिखा है इस अकेले को पढ़ूँ तो ये मेरा एक टैग है, लेकिन अगर मैं इस पूरी स्टेटमेंट की बात करूँ तो इस पूरी स्टेटमेंट को हम एलिमेंट कहते हैं। तो एक बिट डिफरेंस है एलिमेंट में और टैग में, जो आपको पता होना चाहिए। HTML में अगर हम हेडिंग्स की बात करें तो HTML हमें 6 हेडिंग्स प्रोवाइड करता है। अब ये 6 की 6 हेडिंग जो है होती सेम ही है, बस फ़र्क इनके साइज़ का होता है। H1 का जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा होता है, H2 का साइज़ उससे छोटा, और इसी तरह H6 का जो साइज़ होता है वो सबसे छोटा होता है।
अब हम H1 को कहाँ पर यूज़ करते हैं? लेट्स सपोज मेरे पास एक पैराग्राफ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे वेब पेज पे एक यूज़र आता है और मैं उस यूज़र को दिखाना चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, उस पैराग्राफ को एक हेडिंग दे देता हूँ H1 की। अब H1 का साइज़ क्योंकि बड़ा होता है तो यूज़र को देखते ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इस हेडिंग के नीचे जो कुछ भी है वो इंपॉर्टेंट है। तो हम इनको प्रैक्टिकल करके देखते हैं अभी, आइए। जी, जब भी हम कोई कोड लिखते हैं तो हम कोई कोड एडिटर यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने विजुअल स्टूडियो को यूज़ किया है। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरह का लेआउट आपके सामने होगा। यहाँ पर हमारे पास है न्यू फाइल का ऑप्शन, मैं इसे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी फाइल का नाम लिखने वाला हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ index.html। अब मैंने यहाँ पर .html क्यों लिखा? क्योंकि हमारी जो HTML की फ़ाइल होती है उसकी एक्सटेंशन जो है वो .html होती है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास जो फाइल है मेरी वो क्रिएट हो चुकी है। अब मैंने जो इसका नाम रखा है इंडेक्स, ये मैंने ऐसे ही नहीं रखा, इसके पीछे एक लॉजिक है। अब फिलहाल तो हम एक पेज डिज़ाइन कर रहे हैं। हमारी वेबसाइट के एक से ज़्यादा पेजेस होते हैं और उन पेजेस में एक पेज हमारा होता है हमारे होम का। तो हमें सर्वर को बताना पड़ता है कि हमारे होम का पेज कौन सा है। अब बजाय इसके कि हम अपने सर्वर को जाकर बताएं कि ये हमारा होम का पेज है, हम एक आसान सा तरीका इस्तेमाल करते हैं कि हम अपने होम पेज का जो नाम है वो इंडेक्स रख लेते हैं। तो सर्वर क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट जिस फाइल का नाम इंडेक्स होता है वो उसको एज आ होम पेज कंसीडर करता है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि जब भी आप होम पेज बना रहे होते हैं तो उसे आप इंडेक्स का नाम दें। अब यहाँ पर देखें, जैसे ही मैं यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क डालता हूँ तो विजुअल स्टूडियो ने मुझे दो ऑप्शन दे दिए। अब यही खूबसूरती है विजुअल स्टूडियो की, ये क्या करता है, एक तो हमारा टाइम बचाता है, हमारे लिखने की मेहनत को बचाता है। अब यहाँ पर है एम एड एब्रीविएशन, जैसे ही मैं इसे क्लिक करता हूँ तो विजुअल स्टूडियो ने बाय डिफ़ॉल्ट मुझे एक कोड लिख कर दे दिया जिसे मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक लैंग्वेज का एट्रीब्यूट है यहाँ पर, और ये जो लैंग्वेज का एट्रीब्यूट है ये डबल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसे सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड C++ रहा है तो आप इसे डबल कोटेशन में ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद हमारा हेड का टैग आ जाता है। जैसा मैंने पहले कहा, हेड के टैग के अंदर आपने जो भी कुछ लिखा वो आपके वेब पेज पे नज़र नहीं आ रहा होता, तो इसलिए फ़िलहाल HTML के सिलेबस में मैं इसे छोड़ रहा हूँ, बाद में हम इसे कवर कर रहे होंगे। उसके बाद आती है हमारी बॉडी के टैग के अंदर अब हम हेडिंग्स बनाकर देखते हैं। लेट्स सपोज मैं H1 बनाता हूँ और इसे नाम दे देता हूँ दिस इज़ हेडिंग। मैं इसे करता हूँ सेव Ctrl+S करके और जाता हूँ अपने ब्राउज़र में। मेरी फ़ाइल जो कि मैंने यहाँ पर प्लेस की थी इंडेक्स, इसे मैं करता हूँ ओपन। तो यहाँ पर देखिए मेरी हेडिंग जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है, ये मेरी H1 थी। तो क्योंकि हमारे पास H6 तक हेडिंग्स होती हैं तो मैं इसे करता हूँ कॉपी और मैं बनाता हूँ H2, इसके अंदर इसे पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह H3 अगेन मैं पेस्ट करता हूँ। नाउ H4 अगेन, H5 अगेन पेस्ट करता हूँ मैं इसे, और आखिर में हमारे पास है H6। अब मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखिए मेरी 6 की 6 हेडिंग्स जो हैं यहाँ पर आ चुकी हैं। सेम वही डिफरेंस कि हमारी H1 जो है उसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, H2 का साइज़ उससे छोटा, H3 का साइज़ उससे छोटा, और जो आखिर में H6 है उसका साइज़ सबसे छोटा आ रहा है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, हम पैराग्राफ के बारे में बात करते हैं। अच्छा, पैराग्राफ के बारे में बात करने से पहले मैं चाहूँ तो अपने इस H1 को डिज़ाइन भी कर सकता हूँ। बेसिकली हमारी जो डिज़ाइनिंग का हिस्सा होगा वो हमारा CSS में होगा। यहाँ पर मैं आपको डिज़ाइनिंग के बारे में थोड़ा बहुत बताता चलूँगा ताकि जब तक हम CSS तक पहुँचे तो हमें CSS की ABC आती हो, ताकि हमें मुश्किल ना हो। तो इसे स्टाइल करने के लिए मैं यहाँ पर स्टाइल का एट्रीब्यूट लिखूँगा और उसके बाद मैं कलर पिक करता हूँ कि मैंने इसे कौन सा कलर देना है। लेट मी चेक, मैं इसे कलर देता हूँ और कलर मैं इसे दे देता हूँ एक्वा। अब ये लिखने के बाद जैसे ही मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश, तो आप देखिए मेरी हेडिंग का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। तो इस तरह से हम कलर्स जो है वो चेंज कर सकते हैं HTML के अंदर भी। उसके बाद हम बात करते हैं पैराग्राफ के बारे में। मैं यहाँ पर लिखता हूँ P टैग। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, हमारी जो HTML है वो केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव से क्या मुराद है, मैंने यहाँ पर जो पैराग्राफ में P लिखा है वो
स्मॉल लेटर में है, मैंने H1 जो लिखा है वो भी स्मॉल लेटर में है। चाहे आप कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल में लिखो, दोनों ठीक है। HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैं इसके अंदर लिखता हूँ लॉरेम। अब लॉरेम लिखने के बाद जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो विजुअल स्टूडियो ने बाय डिफ़ॉल्ट मुझे इतना सारा टेक्स्ट दे दिया। अब इस टेक्स्ट का कोई मीनिंग नहीं है, ये ऐसे ही है। अब यहाँ पर हुआ क्या, मेरे पास ना एक स्क्रॉल बार आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये स्क्रॉल बार जो है वो ख़त्म हो जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस लाइन को करूँगा सिलेक्ट, जाऊँगा अपनी सेटिंग में, ओपन करूँगा कमांड पैलेट और यहाँ पर सर्च करूँगा टॉगल वर्ड रैप। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, आपको नज़र ना आ रहा हो तो आप इसे सर्च कर लीजिएगा यहाँ पर लिख के। जैसे ही मैं इसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे जो स्क्रॉल बार आ रहा था नीचे वो ख़त्म हो चुका है। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश, तो यहाँ पर देखिए मेरा जो पैराग्राफ है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब पैराग्राफ के अंदर हम कुछ और टैग्स यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज बाज़ वक़्त क्या होता है, हमें कोई वर्ड इटैलिक में लिखना होता है, तो अगर मुझे इटैलिक में कुछ लिखना है तो मैं आई टैग का यूज़ करूँगा, विच मीन इटैलिक। अब इसके अंदर लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ दिस इज़ इटैलिक टैग। अब ये मैंने जो लिखा है इटैलिक टैग, ये मेरा नज़र आ रहा होगा इटैलिक में। लेट्स सपोज मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश, तो यहाँ पर देखें जो मैंने लिखा दिस इज़ इटैलिक टैग वो इटैलिक में आ रहा है, उसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज हो चुका है। इसी तरह अगर मैं चाहूँ कि मेरे कुछ वर्ड जो है वो बोल्ड में हो तो मैं बी टैग का यूज़ करूँगा और इसके अंदर जो कुछ भी लिखूँगा वो बोल्ड में होगा। लेट्स सपोज मैं इसमें लिखता हूँ दिस इज़ बोल्ड टैग, तो जैसे मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश, तो यहाँ पर देखें ये मेरा टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो चुका है। तो इस तरह से हम चीज़ों को बोल्ड भी कर सकते हैं। कुछ और हमारे पास टैग्स हैं। लेट्स सपोज मैं ना चाहता हूँ कि मेरे कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो अंडरलाइन हो जाएं, तो उसके लिए मैं यू टैग का इस्तेमाल करता हूँ, विच मीन अंडरलाइन। तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज़ अंडरलाइन टैग। तो जैसे ही मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश, तो यहाँ पर देखें ये मेरा जो कंटेंट है इसके नीचे एक लाइन आ रही है, अंडरलाइन हो चुका है ये। उसके बाद हमारे पास कुछ और भी एट्रीब्यूट है। लेट्स सपोज मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास ना यहाँ पर जो वर्ड है ये स्मॉल हो जाए, तो उसके लिए मैं स्मॉल का टैग यूज़ करता हूँ और इसके अंदर जो भी कुछ लिखूँगा वो स्मॉल, उसका साइज़ छोटा होगा। लेट्स सपोज दिस इज़ स्मॉल, मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश, तो यहाँ पर देखें ये जो दिस इज स्मॉल है इसका साइज़ बाकी से छोटा हो गया। इसी तरह मेरे पास एक बिग का एट्रीब्यूट भी होता है। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कोई हमारे पास जो टैग हो या कुछ टेक्स्ट हो उसका साइज़ बड़ा हो, तो इसके लिए मैं लिखूँगा बिग और इसके अंदर मैं जो भी कुछ लिखूँगा वो बड़ा होकर मुझे नज़र आ रहा होगा। जैसे दिस इज़ लेट्स सपोज बिग टेक्स्ट, तो जैसे मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश, तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये रहा, हमारे पास दिस इज़ बिग टेक्स्ट, तो इसका जो साइज़ है वो बाकी सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो इस तरह से हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ और भी हैं। बाज़ वक़्त क्या होता है, हम मैथमेटिकल कोई इक्वेशन लिख रहे होते हैं या केमिस्ट्री की कोई फार्मूला लिख रहे होते हैं। लेट्स सपोज मैं पानी का फार्मूला लिखना चाहता हूँ विच इज़ H2O, तो 2 जो होता है वो बेस में आ रहा होता है, तो वो हम कैसे लिखते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ H, अब मुझे 2 जो है वो बेस में लिखना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल सब स्क्रिप्ट यूज़ करूँगा विच इज़ सब, और इसके अंदर जो भी कुछ लिखूँगा वो मेरे बेस में आ रहा होगा। मैंने इसमें 2 लिखा है और आखिर में मैं लिख देता हूँ O। तो जैसे मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश, तो यहाँ पर देखें मेरे पास 2 जो है वो बेस में आ रहा है। इसी तरह मैं चाहूँ कि 2 मेरा पावर में आ जाए तो वो भी हम कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे, मैं सब की जगह ना सुपर लिख दूँगा, सुपर स्क्रिप्ट। तो मैं लिखता हूँ 10 और इसकी पावर बनाना चाहता हूँ मैं 2, तो मैं सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करूँगा, इसमें लिखूँगा 2। तो जैसे ही मैं इसे करूँगा सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश, तो अब देखें 2 जो है वो पावर में आ रहा है, अब थोड़ा चेंज हो चुका है। तो इस तरह से हम चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ना मेरी लाइन जो है ये जिसके बाद ये लाइन ब्रेक हो जाए, अगली लाइन में शिफ्ट हो जाए। तो अगर मैं न्यू लाइन के लिए यूज़ करूँ तो मेरे पास एक टैग होता है, मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर। तो मैं बी का टैग यूज़ करता हूँ, BR विच इन ब्रेक। तो मैंने यहाँ पर लाइन को ब्रेक कर दिया। जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश, तो यहाँ पर देखें लाइन जो है यहाँ पर ब्रेक हो गई है और न्यू लाइन में चली गई है। इसी तरह से हमारे पास चंद एक और एट्रीब्यूट होते हैं जिन्हें कि हम यूज़ कर रहे होंगे।
अब मैं कुछ और चीज़ें आपको इसमें बताता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास ये पैराग्राफ का टैग है, मैं इसमें काफ़ी सारे स्पेसेस डाल देता हूँ। अब मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखिए वो स्पेसेस जो मैंने अपने कोड एडिटर में डाली थी वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। पैराग्राफ के अंदर आप जितनी भी स्पेसेस डालते हैं वो आपकी वेब पेज में नज़र नहीं आ रही होती। इसके लिए हम एक और पैराग्राफ यूज़ करते हैं और उसे हम कहते हैं प्री। लेट्स सपोज मैं इसके दरमियान में मैं एक हॉरिजेंटल लाइन दे देता हूँ, एच आर टैग क्या करता है, एक लाइन सी आ जाती है हॉरिजेंटल। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक लाइन आ गई है विच इज़ हॉरिजेंटल। अब मैं यहाँ पर एक और पैराग्राफ यूज़ करता हूँ विच इज़ प्री। प्री भी एक पैराग्राफ की तरह ही काम करता है। इसके अंदर आप जितनी भी स्पेसेस देते हैं वो नज़र आ रही होती हैं हमारे वेब पेज में। अब मैं इज़ और प्री के दरमियान में काफ़ी सारी स्पेसेस डाल देता हूँ। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखिए दिस और इसके दरमियान जितनी भी स्पेस थी वो सारी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो जब कभी आपको ऐसा पैराग्राफ चाहिए होता है जिसमें आपने स्पेसेस यूज़ करनी है तो आप प्री ही यूज़ करेंगे। अब बाज़ का तो होता क्या है कि हमने अपने वेब पेज पे कोई ना कोई लिस्ट दिखानी होती है। वो लिस्ट चाहे ग्रॉसरी की हो सकती है, वो लिस्ट स्टूडेंट्स की हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो वो लिस्ट दिखाने के लिए हम HTML की जो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं वो है हमारे पास लिस्ट। HTML हमें 3 टाइप्स की लिस्ट प्रोवाइड करता है। नंबर 1 पे हमारे पास है ऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें क्या होता है, जितनी भी चीज़ें हमारे पास होती हैं वो ऑर्डर में आ रही होती हैं। या तो वो ऑर्डर अल्फ़ाबेटिक में होता है, या वो ऑर्डर इंटीजर्स में होता है, या फिर वो ऑर्डर रोमन्स में होता है। वो आपकी मर्ज़ी होती है, आप जो भी ऑर्डर रखना चाहें। उसके बाद हमारे पास आता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें क्या होता है, कोई ऑर्डर नहीं आ रहा होता, साथ में छोटे छोटे नुक्ते आ रहे होते हैं, डॉट्स। आप चाहें तो उन डॉट्स को आप स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं CSS को यूज़ करके, चाहे आप उन्हें डिस्क में चेंज कर लें, वो आपकी मर्ज़ी पे होता है। और लास्ट में हमारे पास आती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। मोस्टली हम यूज़ कर रहे होते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। बाज़ औक़ात हमें डिस्क्रिप्शन लिस्ट यूज़ करनी पड़ जाती है, तो हमने इसे अपने कोर्स में शामिल किया है। यहाँ पर देखिए जैसा कि हमने बात की थी कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास कोई ना कोई ऑर्डर आ रहा होता है। यहाँ पर हमारे पास जो ऑर्डर है वो इंटीजर में आ रहा है 1 2 3। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। अनऑर्डर लिस्ट की बात हमने की कि हमारे पास जो डॉट्स होते हैं वो आ रहे होते हैं, इनको भी आप चेंज कर सकते हैं। हमारी जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है वो ऑर्डर और अनऑर्डर से थोड़ी मुख्तलिफ होती है। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक आइटम होता है और फिर नीचे हम उस आइटम की डेफिनेशन लिख रहे होते हैं। इसमें हम उस आइटम के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं यूज़र को। जब हम इसे प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको मज़ीद बातें समझ में आ रही होंगी। लिस्ट के बाद हम बात कर रहे होंगे HTML टेबल्स के बारे में। अब बाज़ वक़्त क्या होता है कि हमें अपने डाटा को इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स या रोज़ में दिखाना होता है। तो हमारे पास जो टेबल होती है या तो स्टूडेंट्स की हो सकती है या किसी और मकसद के लिए बनाई जाती है। टेबल्स को हम मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं अपने वेब पेज में। तो टेबल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल सा होता है। सबसे पहले हमारे पास टेबल के ऊपर एक हेडिंग होती है जिसे हम कैप्शन कहते हैं। अगेन आप यहाँ पर H1 का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ जिस मकसद के लिए यूज़ की जाती है आप उसे यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो हम यहाँ पर कैप्शन यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हमारा हेड के अंदर हम अपनी टेबल का हेड लिख रहे होते हैं। ऊपर स्टूडेंट का नाम आ गया या रोल नंबर आ गया, और उसके बाद हमारे पास आ जाती है टेबल की बॉडी। तो इन दोनों चीज़ों को हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। चलिए आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलिए पहले हम बात करते हैं लिस्ट के बारे में। हमने बात की थी ऑर्डर लिस्ट की, तो मैं यहाँ पर एक ऑर्डर लिस्ट बनाता हूँ विच इज़ OL। अब इसके अंदर मैं अपने लिस्ट आइटम लिखूंगा विच इज़ LI, लिस्ट आइटम। अब इसमें मैं पहला आइटम लिखता हूँ, लेट्स सपोज एप्पल। मैं एक और आइटम लिखता हूँ विच इज़ मैंगो। अगेन मैं एक और आइटम लिखता हूँ, लिस्ट आइटम विच इज़ बनाना। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने इसे सेव किया तो यहाँ पर मेरी लिस्ट जो है वो नज़र आ रही है, और इसके साथ एक ऑर्डर भी है जो कि है डिजिट्स में। अब ये जो बाकी हमने जो कल किया था मैं इसे रेज़ कर देता हूँ ताकि हमारी लिस्ट जो है वो हमें साफ़ नज़र आए। लेट मी अरेज इट। मैं इस सारे को कर देता हूँ डिलीट। अब मैं दोबारा इसे सेव करता हूँ, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो लिस्ट है हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। अब मैं चाहूँ तो अपनी लिस्ट को ना एक हेडिंग भी दे सकता हूँ ताकि ये थोड़ी साफ़ नज़र आए। लेट्स सपोज मैं इसे H1 देता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फ्रूट्स नहीं। इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो अब यहाँ पर देखिए मेरी जो लिस्ट है यहाँ पर नज़र आ रही है और साथ में उसकी एक हेडिंग भी है। अब मैं इसमें थोड़ी चेंजमेंट करता हूँ। लेट्स सपोज मैं एक लिस्ट के अंदर ना एक और लिस्ट ऐड करता हूँ। लेट्स सपोज मैं एक और ऑर्डर लिस्ट इसके अंदर दाखिल कर देता हूँ। तो मैं इसमें लिख देता हूँ लेट्स सपोज बटर, लिस्ट आइटम के तौर पर विच इज़ LI, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ बटर।
मैं एक और लिस्ट आइटम लिखता हूँ इसमें विच इज़ मिल्क, और मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखें मेरी एक लिस्ट के अंदर एक दूसरी लिस्ट जो है वो ऐड हो चुकी है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि हम चाहें तो हमारे पास ये जो ऑर्डर आ रहा है डिजिट्स में, हम चाहें तो ये अल्फ़ाबेट में भी चेंज हो सकता है। कैसे हो सकता है वो मैं करके दिखाता हूँ आपको। कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ इसमें जाना है और हमने यूज़ करना है टाइप। जैसे हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे। लेट्स सपोज मैं अल्फ़ाबेटिकल देना चाहता हूँ कैपिटल में, तो इसे मैं क्लिक करूँगा, इसे करूँगा सेव, जाऊँगा अपने ब्राउज़र में, इसे करूँगा रिफ़्रेश। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो ऑर्डर है वो अल्फ़ाबेटिक में आ रहा है। मैं चाहूँ तो मैं इन्हें रोमन में भी चेंज कर सकता हूँ। अगेन मैं इसे दोबारा से टाइप करता हूँ और इस बार मैं चाहता हूँ कि ये रोमन में आए, तो मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास मेरे जो ऑर्डर है वो रोमन में आ रहा है। तो इसी तरह हम बात करते हैं अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। सो हम लिखते हैं अनऑर्डर लिस्ट। मैं सबसे पहले इसके दरम्यान में एक हॉरिजेंटल लाइन डालूंगा ताकि ये थोड़ा चेंज नज़र आए, डिफरेंस हो दोनों में। तो हमारे पास है अनऑर्डर लिस्ट, इसे हम क्रिएट करते हैं। हमारे पास लिस्ट आइटम, इसमें अगेन हम वही डालेंगे एप्पल। अगेन एक और हमारे पास है मैंगो, आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लिस्ट आइटम लेट्स सपोज बनाना, मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखें मेरा जो ऑर्डर है अब वो नहीं आ रहा, बल्कि साथ में मेरे पास छोटे छोटे डॉट्स आ रहे हैं। इन डॉट्स को आप चेंज कर सकते हो जब हम CSS यूज़ कर रहे होंगे। आइए हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में, विच इज़ DL। अब इसके अंदर मैं जो आइटम बनाऊंगा वो होगा मेरा DT, और इसके अंदर लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ कॉफ़ी। अब हमने एक आइटम लिख दिया, अब हमने क्या करना है, इस आइटम के बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है, और वो होता है हमारा DD। हम डाटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो मैं इसके अंदर जो डाटा प्रोवाइड करूंगा, लेट्स सपोज मैं इसे अलाइन कर लूँ, मैं इसके अंदर लिखता हूँ ब्लैक हॉट वाटर। तो इसे मैं एक और आइटम हम साथ में अटैच कर लेते हैं विच इज़ DT, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ मिल्क, और इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन देनी होगी, तो मैं लिख देता हूँ कोल्ड वाटर। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है वो इन दोनों से मुख्तलिफ है। हमारे पास एक आइटम है, फिर हमने क्या किया, उस आइटम के बारे में इंफॉर्मेशन दी। हमारे पास दूसरा आइटम है, फिर हमने उस आइटम के बारे में इंफॉर्मेशन दी। तो इस तरह से हमारे पास 3 लिस्ट होती हैं जिन्हें कि हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी हैं, वो आप खुद से एक्सप्लोर करें ताकि आपकी एक्सप्लोर करने की जो एबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो। चलिए बात करते हैं टेबल्स के बारे में। तो टेबल के लिए मैं सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंस आए, और मैं यहाँ पर इसे थोड़ा नीचे लेकर जाता हूँ। यहाँ पर हम बात करते हैं लेट्स सपोज टेबल्स के बारे में। अब टेबल के टैग के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें हेड बनाना होता है, लेकिन हेड से पहले हम देते हैं कैप्शन, जो हमारी टेबल के ऊपर ऊपर होता है हेडिंग के तौर पर। तो मैं सबसे पहले कैप्शन लिखूंगा, और कैप्शन के अंदर लेट्स सपोज मैं स्टूडेंट्स की लिस्ट बना रहा हूँ, तो मैं इसे नाम दे दूंगा स्टूडेंट डाटा। स्टूडेंट डाटा कैप्शन मैंने दे दिया। अब कैप्शन के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं हेड बनाता हूँ टेबल का, तो वो T हेड यूज़ करेंगे। और इसके अंदर मेरे पास पहले मैं एक रो बनाऊंगा, उसके अंदर क्या हो रहा होगा, मेरा डाटा आ रहा होगा। तो एक रो के अंदर मैं एक हेड बनाता हूँ और उस हेड को नाम दे देता हूँ स्टूडेंट्स नेम का, स्टूडेंट नेम। इसके अंदर मैं एक और हेड बनाता हूँ और उसे मैं नाम दे देता हूँ रोल नंबर का। अब मैं इसे करता हूँ सेव, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखें मेरे पास एक रो बन चुकी है। उस रो के अंदर मैंने क्या किया, मैंने एक कॉलम बनाया स्टूडेंट नेम का और एक दूसरा कॉलम बनाया रोल नंबर का। मैं इसे आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ, तब आपको चीज़ें थोड़ी साफ नज़र आएंगी। यहाँ पर देखें मैंने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले मैंने कैप्शन दिया, ऊपर आपको नज़र भी आ रहा होगा जैसे मैंने यहाँ पर हवर किया। उसके बाद मैंने एक कॉलम बनाया, मतलब ये पूरी एक रो है मेरी। इसमें एक कॉलम में मैंने स्टूडेंट नेम लिखा और दूसरे कॉलम में मैंने रोल नंबर लिखा। तो इसे मैं करता हूँ कट, जाते अपने एडिटर में वापस और फिर आगे मूव करते हैं। तो ये मेरी टेबल हेड हो गया। अब हम बात करते हैं टेबल बॉडी के बारे में, विच इज़ T बॉडी।
अच्छा, मैं टेबल हेड और टेबल बॉडी ना भी लगाऊं तब भी मेरी टेबल बनेगी, लेकिन क्योंकि हमने प्रॉपर चीज़ें यूज़ करनी है, हर एक चीज़ को उसकी की असल जगह पे रखना है, तो हम टी हेड के अंदर हेड लिख रहे होंगे और टी बॉडी के अंदर उसकी बॉडी लिख रहे होंगे। अगेन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एक रो क्रिएट करूँगा और उस रो के अंदर मैं अपना डाटा लिख रहा हूँ। लेट्स सपोज अब मुझे वो नहीं लिखना, अब मुझे क्या करना है, अपना टेबल डाटा लिखना है, विच इज़ टी डी। वहाँ पर हेड था तो मैंने टी एच लिखा। अब मुझे टेबल डाटा लिखना है। लेट्स सपोज मैं पहले स्टूडेंट का नाम लिखता हूँ लतीफ़, और साथ में मैं इसका रोल नंबर भी लिखता हूँ। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ 45 67। इसी तरह मैं एक और रो बनाता हूँ, दूसरी रो, और उसके अंदर अगेन मैं डाटा लिखता हूँ टी डी दूसरे स्टूडेंट्स का, और मैं नाम लिख देता हूँ शफीक। अगेन मैं उसका रोल नंबर प्रोवाइड करूँगा। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ 23 एंड 43। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखिए मेरी टेबल, यहाँ पर वो मुकम्मल टेबल नहीं है जिसमें हमें बॉक्स बने होते हैं, वो बॉक्सेस हम बना रहे होते हैं अपनी CSS के अंदर। यहाँ पर सिर्फ अपना कंटेंट लिख रहे हैं आप। मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ ये सारी चीज़ें। यहाँ पर देखिए ये हमारा कैप्शन हो गया, ये हमारा एक कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम मुकम्मल रो है हमारी, ये हमारा एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, और ये इस तरह से हमारे पास चीज़ें अलग अलग नज़र आ रही हैं। अब टेबल के अंदर ना हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल स्पैन। अब कॉल स्पैन क्या करते हैं, आइए इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक रो के अंदर ना 2 कॉलम्स होते हैं, 2 बॉक्स। तो उस बॉक्स को मैं एक बॉक्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, पूरा सिंगल आ जाए, तो उसके लिए हम कॉल स्पैन यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज मैं ना इस हेड को हटा देता हूँ, एक ही हेड रहने देता हूँ, और इसके अंदर मैं कॉल स्पैन का यूज़ करता हूँ। लेट्स सपोज कॉल स्पैन, और मेरे पास 2 यहाँ पर बॉक्सेस आ रहे थे, 2 सेल थे, 2 सेल को मैं एक सेल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो मैं लिख दूँगा 2, इसे मैं करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। अब यहाँ पर देखें मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आए। मैं इसे करता हूँ इंस्पेक्ट। अब यहाँ पर देखें, देखा जाए तो ये अलग से मेरे पास एक सेल है, ये अलग से सेल है, ये अलग, लेकिन जैसे मैं इस पर हवर करता हूँ ये सिंगल सेल हो चुका है। पहले ये 2 सेल थे अलग, एक रोल नंबर का था और दूसरा मेरे पास स्टूडेंट नेम का था, लेकिन मैंने क्या किया, उन दोनों सेलों को एक सेल में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से हम कॉल स्पैन का यूज़ कर रहे होते हैं। ये सिंपल सी टेबल थी, हमने लिस्ट के बारे में बात की। कुछ चीज़ें और भी हैं, टेबल के अंदर भी हैं, कुछ चीज़ें लिस्ट के अंदर भी हैं, वो चीज़ें आप खुद से एक्सप्लोर करेंगे। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप कनेक्टेड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि हम बात कर रहे होंगे मीडिया के बारे में, और जो चीज़ें हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास है लिंक। हम लिंक के बारे में बात कर रहे होंगे, इमेज के बारे में बात कर रहे होंगे, और HTML5 जो है हमें वीडियो और ऑडियो की भी एबिलिटी देता है, तो हम वो भी यूज़ कर रहे होंगे, और आखिर में हम iFrame के बारे में बात कर रहे होंगे। अब नॉर्मली क्या होता है, हमने अपने वेब पेज के ऊपर किसी लिंक को रखना होता है कि जैसे ही यूज़र आए उस लिंक को क्लिक करे और सीधा वो उस लिंक की डेस्टिनेशन पर जाकर पहुंचे। तो हमने लिंक वहां पर किस तरह से रखने होते हैं और लिंक हम किस तरह से रख सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो लिंक के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं एंकर टैग, और उसका सिंटैक्स हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास एट्रीब्यूट होता है विच इज़ href, जो कि हमारा हाइपर लिंक रेफरेंस होता है, और उसके बाद हम वैल्यू दे रहे होते हैं। यहाँ पर लिंक आ रहा होता है हमारी किसी वेबसाइट का हो सकता है, हमारे किसी डॉक्यूमेंट का हो सकता है, किसी वीडियो का हो सकता है, तो वो लिंक हम यहाँ पर प्लेस कर रहे होते हैं, और बाद में हम कोई नेम दे रहे होते हैं उस लिंक को। तो होता क्या है कि हमारा ये जो लिंक है ये हमारे वेब पेज पे शो नहीं होता, यहाँ पर हम जो कुछ भी लिखते हैं वो उस लिंक की जगह पर शो हो रहा होता है। यूज़र आके इस नेम के ऊपर क्लिक करता है और फिर वो जंप करता है किसी और पेज पे। तो आइए इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सेटअप बता दूं कि मैंने यहाँ पर क्या क्या किया है और आपने उसी तरीके से करना है। तो मैंने सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाया है, मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर देखिए मैंने अपने डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर बनाया, उस फोल्डर के अंदर मैंने एक ऑडियो का फ़ोल्डर बनाया और उसके अंदर अपनी फ़ाइल रख दी जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर। मैंने इमेज का बनाया, उसके अंदर मैंने कुछ इमेजेस रख दी जो कि मैं इस प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाला हूँ, और उसके अलावा मैंने एक वीडियो का बनाया, और साथ में हमारी वो फाइल है जो कि हम क्रिएट कर रहे हैं, हमारी HTML की फ़ाइल। तो इस तरह से आपने क्या करना है, एक फ़ोल्डर बना लेना और उस फोल्डर के अंदर चीज़ें रख देनी है, और फिर क्या करना है, अपने विजुअल स्टूडियो में जाके आपने फ़ाइल पे क्लिक करना है और फिर ओपन फोल्डर पे क्लिक करके आप यहाँ से वो फोल्डर पिक कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे जाइए, अगर आपने डेस्कटॉप पे उसे रखा है तो यहाँ से आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसी तरह से इसे सिलेक्ट किया हुआ है।
तो आइए शुरू करते हैं। हमने लिंक के बारे में बात करनी है तो हम एंकर टैग यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर मैं जो भी लिंक दूंगा वो मेरे वेब पेज पे नज़र आ रहा होगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर गूगल का लिंक देता हूँ विच इज़ HTTP। बाय द वे दिस इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और इसके बारे में हम बात कर रहे होंगे अपने बैकएंड में। और इसके बाद हमारे पास कॉलन और www.google.com। अब यहाँ पर मैंने वो नाम लिखना है जो कि मेरे वेब पेज पे नज़र आ रहा होगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ गो टू गूगल। अब मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ऑप्शन आ रहा है गो टू गूगल। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिए कि मैंने जो लिंक रखा था वो लिंक नज़र नहीं आ रहा, बल्कि मैंने जो टेक्स्ट रखा वो टेक्स्ट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब देखिए जैसे ही मैं इसे क्लिक करता हूँ तो मैं सीधा जंप करूँगा गूगल की वेब पेज पे। तो इस तरह से हम इसके साथ खेल रहे होते हैं। एक और हमारे पास यहाँ पर होता है, अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ना तो मेरा जो गूगल का पेज है वो मेरी उसी विंडो में ओपन हो रहा है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे गूगल के जो पेज है या फिर कोई भी लिंक है जो हम रख रहे होते हैं वो मेरी उसी विंडो में ओपन ना हो बल्कि किसी और विंडो में ओपन हो। तो उसके लिए हम टारगेट का यूज़ कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पर आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ टारगेट, और टारगेट के अंदर हम ब्लैंक को यूज़ करेंगे। जैसे ही मैं ब्लैंक लिख कर इसे सेव करता हूँ, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। अब देखिए जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा ना तो मेरा जो वेब पेज है वो एक नई विंडो में ओपन हुआ है, तो उस विंडो में ओपन नहीं हुआ। तो एक ये हमें फ़ायदा हो रहा होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेज नई विंडो में ओपन ना हो बल्कि उसी विंडो में ओपन हो तो आप ब्लैंक की जगह सेल्फ लिख सकते हैं। लेकिन रेकमेंड यही होता है कि जब भी यूज़र किसी लिंक के ऊपर क्लिक करे तो वो लिंक जो हो वो एक नई विंडो में ओपन हो, ना कि उसी विंडो में ओपन हो। तो हम ज़्यादातर मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं ब्लैंक को। उसके बाद हमारे पास आ जाती है हमारी इमेज के। बाज़ वक़्त हमें इमेज भी दिखानी पड़ जाती है अपने वेब पेज पे, तो उसके लिए सिंपल हम इमेज का टैग यूज़ करते हैं और हम सोर्स देते हैं। अब यहाँ पर मेरे उस फोल्डर का काम आ रहा है जो कि मैंने पहले से क्रिएट करके रख दिया था। उसके अंदर मैंने एक इमेज का फोल्डर बनाया था। देखिए जैसे मैंने इमेज लिखा तो मेरे फोल्डर का नाम आ गया। जैसे ही मैं इसे क्लिक करता हूँ तो उस फोल्डर के अंदर जितनी भी इमेजेस होंगी वो यहाँ पर अपीयर हो रही होंगी। तो मैं इसे क्लिक करता हूँ इसे सेव। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है आल्ट। इसमें क्या होता है कि बाज़ औक़ात हमने अपनी एक इमेज लगाई और वो इमेज हमारे वेब पेज पे नज़र नहीं आती। बहुत से रीज़न हो सकते हैं, या तो मेरी इमेज का URL गलत हो सकता है जैसे मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, या फिर मेरा जो यूज़र है वो किसी ऐसे एरिया में है जहाँ पर ब्राउज़र मेरी इमेज को लोड नहीं कर पा रहा। तो उस कंडीशन में मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी इमेज नज़र नहीं आ रही तो उस इमेज की जगह पे मेरा एक अलहदा सा अल्टरनेटिव टेक्स्ट हो जो कि नज़र आ रहा हो। फॉर एग्जांपल मेरी इमेज थी फ्लावर्स के बारे में और किसी वजह से ब्राउज़र मेरी इमेज को लोड नहीं कर पाया, तो मैं क्या करूँगा, एक टेक्स्ट लिख दूंगा कि दिस इज़ फ्लावर्स इमेज। तो यूज़र उसे पढ़ते ही समझ जाएगा कि यहाँ पर जो इमेज थी वो फ्लावर की थी। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर अल्टरनेटिव लिखता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ इमेज। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखें एक बहुत बड़ी इमेज मेरे सामने आ रही है। इसका साइज़ फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा है तो हम इसे थोड़ा मिनिमाइज़ करते हैं और उसके लिए हम एक और एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे विच इज़ विड्थ, और मैं इसकी विड्थ लिखता हूँ 360। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखिए अब जो मेरी इमेज है उसका साइज़ जो है वो छोटा हो चुका है। यहाँ पर एक और चीज़ देखें कि मेरा जो लिंक था और मेरी जो पिक्चर है वो एक ही लाइन में आ रही है। तो मैं चाहता हूँ ये अलग अलग लाइन में हो। तो मैं क्या करूँगा, हमने जो पहले लेक्चर में एक यूज़ किया था लाइन ब्रेक के लिए, मैं वही लाइन ब्रेक यहाँ पर यूज़ करूँगा। इसे करूँगा सेव, जाऊँगा अपने ब्राउज़र में, इसे करूँगा रिफ़्रेश। तो अब देखिए मेरा लिंक और मेरी इमेज जो है वो अलग अलग लाइन में है। तो इस तरह से हम अपनी इमेज को रख रहे होते हैं। अब जो मैंने बात की थी अल्टरनेटिव की, अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ना अपनी मेरी जो इमेज है उसका जो लिंक है उसे मैं थोड़ा गलत करता हूँ, उसमें थोड़ी मिस्टेक लाता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर www लिख देता हूँ। अब जैसे मैं इसे करूँगा सेव, जाऊँगा अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखिए अब वो मेरी इमेज नज़र नहीं आ रही क्योंकि मैंने उसके पाथ में चेंज कर दिया और वो इमेज मेरे फोल्डर में थी ही नहीं, मैंने पाथ चेंज कर दिया। तो यहाँ पर उस इमेज की बजाय वो टेक्स्ट नज़र आ रहा है जो कि मैंने आल्ट के अंदर लिखा था। यहाँ पर हमने आल्ट को यूज़ किया था, इस आल्ट के अंदर मैंने जो कुछ लिखा वो वहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं। मैं इसे फिर से सेट कर देता हूँ, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में और देखिए जैसे मैंने इसका पाथ ठीक किया तो मेरे पास इमेज आ गई। अब हमने थोड़ी देर पहले लिंक के बारे में बात की। अगर हम चाहें तो हम लिंक की जगह पे ना एक तस्वीर लगा सकते हैं।
जैसे गूगल का लिंक था तो मैं चाहता हूँ लिंक की जगह पे ना गूगल का ना एक आइकन आ जाए, जैसे यूज़र उस पर क्लिक करे वो सीधा शिफ्ट हो जाए गूगल की वेबसाइट पे। तो उसे कैसे करते हैं हम, आइए करके देखते हैं। मैं इसे करता हूँ कमेंट आउट। अब कमेंट क्या होते हैं मैं साथ साथ बताता जाऊँ। कमेंट हमारी कोड की वो लाइनें होती हैं जो कि हमारे वेब पेज पे नज़र नहीं आ रही होती। हम जब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो उसके अंदर कमेंट ज़रूर यूज़ करते हैं ताकि हम उसे दोबारा देखें या कोई और डेवलपर उस प्रोजेक्ट को आकर देखे तो उसे पता हो कि नीचे कौन सा हमने कोड लिखा है। तो हम कमेंट काफ़ी ज़्यादा लिख रहे होते हैं तो इस तरह से हम कमेंट लिखते हैं। अब मैं यहाँ पर एक एंकर टैग बनाता हूँ। अगेन मैं इसके अंदर पाथ दूंगा https://www.google.com। उसके बाद मैं इसके एंकर के अंदर ये जो मेरा टैग है ना इसके बाहर जहाँ पर हम टेक्स्ट लिखते थे वहाँ पर मैं इमेज को इंक्लूड करूँगा। अब यहाँ पर मैं इमेज दूंगा। अब इमेज मैंने इमेज के फोल्डर में रखी हुई थी, जैसे मैंने इमेज लिखा मेरे फोल्डर का नाम आ गया और उस फोल्डर के अंदर मेरी तस्वीर थी वो आ गई। अब इसमें भी हमारे पास आल्ट का ऑप्शन होता है तो इसमें लिख देता हूँ दिस इज़ गूगल लोगो। तो ये हमारा जो आल्ट है उस वक्त नज़र आ रहा होगा जब हमारी जो तस्वीर है वो लोड नहीं हो पा रही होगी। तो इसे मैं करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो अब यहाँ पर देखें हमारे जो लिंक था हमारा उसकी जगह अब हमारे पास एक इमेज आ रही है। जैसे ही मैं इस इमेज को क्लिक करता हूँ तो देखें मैं दोबारा से शिफ्ट हो गया अपने गूगल के पेज पे। तो इस तरह से हम लिंक की जगह पे ना कोई तस्वीर भी लगा सकते हैं, चाहे आप जो भी तस्वीर लगाएं। इसके साथ साथ HTML5 हमें इमेज के साथ साथ वीडियोस की भी एबिलिटी देता है कि हम अपने पेज में वीडियो ऐड कर सकते हैं, ऑडियो ऐड कर सकते हैं। तो उसका प्रोसेस किस तरह से आइए करके देखते हैं। उसके लिए सिंपल मैं सबसे पहले एक लाइन ब्रेक लगा देता हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंस आ जाए, या फिर लाइन ब्रेक की जगह मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ, वो ज़्यादा बेस्ट है। अब मैं इसमें यूज़ करूँगा अपनी वीडियो। अब यहाँ पर मैं दे रहा हूँ सोर्स। अब सोर्स आपका कोई भी लिंक हो सकता है। अब यहाँ पर मैंने अपने फोल्डर के अंदर एक वीडियो का फोल्डर बनाया हुआ था, तो मैं जैसे ही फोल्डर का नाम लिखता हूँ उसके अंदर जितनी भी फाइलें वो यहाँ पर आ रही है। मैं इसे करता हूँ क्लिक तो मेरी जो वीडियो है वो इसमें ऐड हो चुकी है। अब मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखें मेरी जो वीडियो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन ये वीडियो काफ़ी बड़ी है, हमें इसका साइज़ जो है वो मैनेज करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ इसका साइज़ इसकी विड्थ से सेट करता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर विड्थ देता हूँ और इसके अंदर विड्थ मैं दे देता हूँ 400। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखिए अब मेरी जो वीडियो थी उसका साइज़ छोटा हो चुका है। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, यहाँ पर ना तो ये वीडियो चल रही है, ना इसके ऊपर ऑन ऑफ का आइकन नज़र आ रहा है, ना साउंड का आइकन नज़र आ रहा है। तो उसके लिए हम कुछ और चीज़ें यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ कंट्रोल, ये कीवर्ड है। जैसे मैं यहाँ पर कंट्रोल लिखता हूँ और इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो अब देखिए मेरे पास मेरी वीडियो के ऊपर सारे के सारे कंट्रोल्स आ चुके हैं। मैं इसे ऑन कर सकता हूँ, मैं इसे इसकी वॉइस में बंद कर दूँ, मैं इसे ऑन कर सकता हूँ, इसे चला सकता हूँ। तो इस तरह से ये काम कर रहा होता है। उसके बाद मैं अगर चाहूँ कि मेरी वीडियो जब चले तो वो म्यूटेड हो, यहाँ पर देखें ये म्यूटेड नहीं थी। जैसे मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ दोबारा से, अब यहाँ पर देखें ये म्यूट नहीं है। जैसे मैं इसे चलाऊंगा तो ये चलना शुरू हो जाएगा। जी वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब इस तरह से इसकी वॉइस भी आ रही होती है। तो मैं चाहता हूँ जब मेरी वीडियो चले, जब मेरा पेज ओपन हो तो मेरी वीडियो म्यूट हो। तो उसके लिए हम म्यूटेड यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर म्यूटेड यूज़ करता हूँ, मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखें अब मेरी जो वीडियो है वो म्यूटेड आ रही है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि हम म्यूटेड ही रखें वीडियो को। उसके बाद हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लूप लगा देता हूँ कि जैसे ही मेरी वीडियो ख़त्म हो वो दोबारा से खुद ब खुद शुरू हो जाए। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में। यहाँ पर देखिए मैं अपनी वीडियो को ना थोड़ा लास्ट में लेकर जाता हूँ और थोड़ा वेट करता हूँ। तो देखिएगा जैसी वीडियो एंड होती है ना ये खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगी। देखिए वो दोबारा से चलना शुरू हो गई है खुद ब खुद। तो इस तरह से हम लूप लगा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है वीडियो के अंदर, विच इज़ पोस्टर। अब पोस्टर क्या होता है, जब भी हम लेट्स सपोज हम YouTube की बात कर लें तो YouTube के ऊपर जितनी भी वीडियोस होती हैं उनके एक थंबनेल होता है जो कि आपको नज़र आ रहा होता है। वही थंबनेल हम अपनी HTML के अंदर भी ऐड कर सकते हैं जिसे हम पोस्टर का नाम देते हैं। अब यहाँ पर मैं अपनी इस वीडियो को ना ये वाली इमेज देकर देखता हूँ जो हमने पहले लगाई, ये वाली ये इमेज मैं इसको एज अ पोस्टर देकर देखता हूँ।
यहाँ पर देखें, तो मैं इसके अंदर क्या करूँगा, अपनी इमेज के फोल्डर में जाऊँगा और उस इमेज के फोल्डर के अंदर मेरी इमेज जो रखी है मैंने उसे क्लिक कर दिया। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो अब यहाँ पर देखें मेरी जो वीडियो थी उसके ऊपर आप एक पोस्टर आ चुका है, एक थंबनेल आ चुका है। अब जैसे मैं इसे क्लिक करूँगा ये ख़त्म हो जाएगा और फिर से मेरी वीडियो चलना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से वीडियोज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ और भी हैं, वो आप खुद से एक्सप्लोर करेंगे, वो हमने आपके लिए छोड़ दी हैं। इसके अलावा HTML5 में हम ऑडियोज़ को भी ऐड कर सकते हैं अपने पेज में। वो हम किस तरह से करेंगे, चलिए आइए थोड़ा करके देखते हैं इन्हें। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑडियो और यहाँ पर अगेन मुझे सोर्स दे रहा होगा। मैं अपने फ़ोल्डर का नाम लिखता हूँ जो कि मैंने अपने फ़ोल्डर में बनाया था ऑडियो का, और उसके अंदर एक फ़ाइल पड़ी है, मैं उसे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेरी फ़ाइल आ चुकी है। अब अगेन मैं इसे कुछ एट्रीब्यूट दूंगा जैसे हमने वीडियो को दिए थे। मैं इसे एक कंट्रोल का एट्रीब्यूट देता हूँ जिससे कि इसके कंट्रोल बटन सारे के सारे आ जाएंगे, और साथ में मैं इस पर एक लूप का फंक्शन लगा देता हूँ कि जैसे ही ये ऑडियो एंड हो वो ऑटोमेटिकली दोबारा से शुरू हो जाए। और एक और मैं यहाँ पर लगा देता हूँ म्यूटेड, कि जैसे ही हमारा पेज लोड हो और ओपन हो तो हमारी जो वॉइस हो वो ना आ रही हो, तो म्यूटेड हो। तो मैं इसे करता हूँ सेव, और एक और छोटा सा काम कर लेते हैं इसमें। मैं यहाँ पर ना एक हॉरिजेंटल लाइन दे देता हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंस हो। तो ये हॉरिजेंटल लाइन, मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये हमारी ऑडियो आ चुकी है। तो अगर आप इसे क्लिक करें तो देखें इसके फंक्शंस जो है वो काम कर रहे हैं, सारे बटन्स। ये उसी की वजह से हो रहा है जो कि हमने कंट्रोल्स की बात की थी, और साथ में ये म्यूटेड आ रही है। तो इसे मैं करता हूँ बंद, वापस चलते हैं अपने एडिटर में। तो इस तरह से आप HTML5 के अंदर वीडियोस पे भी काम कर रहे होते हैं, ऑडियोज़ पे भी काम कर रहे होते हैं। अब इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास आ जाता है आई फ्रेम। अब आई फ्रेम का काम क्या होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें अपने वेब पेज के ऊपर किसी और वेबसाइट को दिखाना होता है, या फिर किसी और वेबसाइट की वीडियो को अपने वेब पेज पे दिखाना होता है। लेट्स सपोज मेरे पास यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो है और मैं चाहता हूँ वो वीडियो मेरे वेब पेज पे नज़र आए, तो ये हम कर रहे होते हैं सारा कुछ आई फ्रेम से। तो आइए करके देखते हैं इसे। अगेन मैं यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन दे दूंगा। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई फ्रेम। चलिए यहाँ पर हम आई फ्रेम अपना लिखते हैं। आई फ्रेम के अंदर हम पहले वो सोर्स दे रहे होते हैं। अब यहाँ पर आप कोई भी सोर्स दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं विकीपीडिया का सोर्स देता हूँ। मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, सर्च करता हूँ विकीपीडिया। लेट्स सपोज विकीपीडिया। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो कि आपको अलाउ नहीं करती कि आप आई फ्रेम में उनकी वेबसाइट अपनी वेबसाइट पे दिखाएं, लेकिन विकीपीडिया जो है वो हमें अलाउ करता है। कुछ और वेबसाइट्स भी हैं जो कि हमें अलाउ करती हैं कि हम उनकी वेबसाइट को अपनी वेबसाइट पे दिखा सकें। तो विकीपीडिया को आइए करके देखते हैं। मैं इसे करता हूँ क्लिक, मेरे पास आ गया इसका URL। मैं इसे करता हूँ कॉपी, जाता हूँ अपने एडिटर में, इसे करता हूँ मैं यहाँ पर पेस्ट। अब यहाँ पर देखें मेरे पास एक और ऑप्शन आ रहा है फ्रेम बॉर्डर का। ये कुछ नहीं होता, हमारी जो तस्वीर होगी हमारी वेबसाइट की उसके इर्द गिर्द एक बॉर्डर आ जाएगा। तो मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। अब यहाँ पर देखें मेरे पास ये नीचे एक विकीपीडिया की पूरी वेबसाइट आ रही है जिसे कि मैं स्क्रॉल भी कर सकता हूँ और पूरी की पूरी यहाँ पर शो हो रही है। मैं इसका थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर विड्थ यूज़ कर लेता हूँ और मैं इसे विड्थ दे देता हूँ लेट्स सपोज 500। सेव, मैं इसे करता हूँ रिफ़्रेश। अब यहाँ पर देखिए इसका साइज़ जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो चुका है। मैं जैसे इसे स्क्रॉल करता हूँ तो ये पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इस तरह से हम आई फ्रेम को यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये हमारे टॉपिक्स थे। हमने लिंक के बारे में बात की, हमने ऑडियो, वीडियो, इमेज और आई फ्रेम के बारे में बात की। ये जितनी भी चीज़ें हैं देखने में समझ तो आ जाती हैं, लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपको याद नहीं होने वाली। तो अच्छे तरीके से इन्हें प्रैक्टिस कीजिए, खुद से कोड लिखिए, खुद से वो फोल्डर बनाइए जैसे कि मैंने बनाया था। इमेज में और कौन सी चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं, इसी तरह आई फ्रेम को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। मैंने 2 बातें बताई थी आई फ्रेम में, मैंने वीडियो का भी कहा था और मैंने वेबसाइट का भी कहा था। वेबसाइट मैंने यहाँ पर आपको दिखा दी कि किस तरह हम अपने वेब पेज में ऐड करते हैं। वीडियो मैंने आपके लिए छोड़ दी, तो वो आपकी असाइनमेंट है। आप खुद करके देखें कि किस तरह से हम वीडियो को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ वीडियो का पाथ इसमें शामिल कर देना और फिर वो वीडियो यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो जितना भी कोड हमने किया आप उसे ट्राई कीजिए। आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे होंगे ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स के बारे में और इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में। HTML की पूरी नॉलेज होने के लिए ज़रूरी है कि आपको ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स का पता होना लाजमी है। तो ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? वो एक तो उनकी खासियत होती है वो न्यू लाइन से शुरू होते हैं।
पूरी की पूरी लाइन जो है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जितनी जगह उनको मिलती है सारी जगह घेर लेते हैं। जब हम इसे प्रैक्टिकल करेंगे तो आप ये देख रहे होंगे। अब हमारे पास कौन कौन से होते हैं, हमारा जो हेडिंग का टैग है वो भी हमारा ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स है, पैराग्राफ हो गया, हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट होगी, टेबल हो गया, डिव हो गया। डिव के बारे में हम बहुत बात करने वाले हैं आने वाली थोड़े वक्त में। डिव के बारे में हम बहुत बात करने वाले हैं इस लेक्चर में। इनलाइन एलिमेंट्स की बात करें तो इनलाइन एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि सिर्फ उतनी ही जगह लेते हैं जितनी उनको ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा वो जगह नहीं लेते। और इनके अंदर हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं, हमारे पास एक बोल्ड का टैग हो गया जो कि हमने पहले लेक्चर में यूज़ किया था। उसके बाद हमारे पास टेबल डाटा हो गया, हमारे पास एंकर टैग हो गया, इमेज का हो गया या स्पैन हो गया। अब स्पैन और डिव दोनों एक ही जैसा काम करते हैं। क्या काम करते हैं इनको हम करके देखेंगे। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि स्पैन जो है वो इनलाइन एलिमेंट है और हमारे जो डिव होता है वो ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स होते हैं। हम इन दोनों को यूज़ कर रहे होंगे। तो आइए इनको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स किस तरह से जगह अपनी पूरी की पूरी घेर रहे होते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स किस तरह से वो उतनी ही जगह लेते हैं जितनी उनको ज़रूरत होती है। तो आइए प्रैक्टिकल करते हैं इनको। सबसे पहले हम हेडिंग की बात करते हैं। हेडिंग H1 लगाता हूँ और हेडिंग हमारा जो है वो ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स है। तो मैं करता हूँ दिस इज़ हेडिंग। उसके बाद साथ में मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, लेट्स सपोज P, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज पैराग्राफ। अब मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। अब यहाँ पर देखें मैं इसे इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ आपको ताकि चीज़ें आपको साफ नज़र आए। जैसे ही मैं इस पर हवर करता हूँ तो यहाँ पर देखें हमारी जो हेडिंग है उसने वो जगह तो वैसे ही घेर रखी है जहाँ पर वो है, उसके आगे ये जितनी भी जगह बच रही है वो सारी की सारी उसने अपने इर्द गिर्द में ले ली। तो ये सारी जगह उसने घेर ली और जो हमारा पैराग्राफ था वो न्यू लाइन में शुरू हुआ है। ऊपर वाली जितनी भी आगे स्पेस थी हमारी वो सारी की सारी H1 ने कवर कर ली है। इसी तरह हमारे पास जो पैराग्राफ है वो भी एक हमारा ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स है। वो भी क्या कर रहा है कि आगे जितनी भी जगह उसे मिली उसने सारी की सारी ऑक्यूपाई कर ली। चलिए अब हम थोड़ा इनलाइन एलिमेंट्स को प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इनलाइन एलिमेंट में हमारे पास एंकर टैग था, मैं एंकर को यूज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं रैंडम सा कोई भी टेक्स्ट दे देता हूँ। मैं यहाँ पर हैश लगा देता हूँ किसी भी URL की जगह। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज़ URL। उसके बाद मैं एक और एलिमेंट यहाँ पर लिखता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इमेज लिखता हूँ और इमेज के अंदर मैं सोर्स दे देता हूँ इमेज का, कोई भी इमेज मैं दे देता हूँ, लेट्स सपोज इमेज, और मैंने यहाँ पर एक इमेज लगा दी। अब इसके अल्टरनेटिव में मैं दे देता हूँ लेट्स सपोज दिस इज़ इमेज। अब ये अल्टरनेटिव क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो हमारा लिंक था और जो हमारी पिक्चर है वो एक ही लाइन में आ रही है। अब ये क्योंकि एक पिक्चर है एक हमारा टेक्स्ट है तो ये थोड़ा ऊपर नीचे नज़र आ रहे हैं, ये दोनों एक ही लाइन में। मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये हमारी सिंगल लाइन है। ये हमारे पास जो हमारा URL था उसने इतनी ही जगह ऑक्यूपाई की है जितनी उसे ज़रूरत थी और बाकी हमारी ये फिग है तो वो उतनी ही जगह ले रही है जितनी उसे ज़रूरत है। आगे का जो एरिया है इस तरफ की अगर हम बात करें इससे आगे की, तो आगे का एरिया सारा का सारा हमारे पास खाली है, जबकि हेडिंग के मामले में ऐसा नहीं था। हेडिंग ने आगे की सारी जगह कवर कर रखी थी, इसी तरह पैराग्राफ ने भी सारी जगह कवर कर रखी थी। तो आइए अब हम थोड़ा बात करते हैं डिव के बारे में कि डिव क्या होता है और डिव को हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ पर मैं फ़िलहाल के लिए इनको रिमूव करता हूँ और यहाँ पर देखिए मेरे पास एक पैराग्राफ है। मैं एक और पैराग्राफ लिखता हूँ, दिस इज़ सेकंड पैराग्राफ, और इसी तरह से मैं एक और पैराग्राफ बनाता हूँ, लेट्स सपोज दिस इज़ थर्ड पैरा, और मैं एक और पैराग्राफ बना देता हूँ, दिस इज़ फोर्थ पैरा। अब मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखिए मेरे पैराग्राफ जो है 4 वो यहाँ पर लाइन में आ रहे हैं। अब हमने पहले लेक्चर में एक बात की थी कि हम अगर चाहें तो अपने पैराग्राफ को कोई कलर दे सकते हैं, हेडिंग को चाहे तो कलर दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखें मेरे जो पैराग्राफ है मैं इसे एक कलर देता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसे कलर देता हूँ एक्वा। मैं करूँगा स्टाइल, अगेन कलर, और फिर कलर में मैं इसे दे रहा हूँ एक्वा। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखें मेरा जो P का कलर है पैराग्राफ का वो चेंज हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी पैराग्राफ है, यहाँ पर मैंने 4 पैराग्राफ बनाए, मैं चाहता हूँ सबको ना कलर एक्वा मिल जाए।
अब एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं इंडिविजुअली हर एक को अलग-अलग कलर दूं। मैंने पी को दिया, फिर सेकंड पैराग्राफ को दूं, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, तो ये काम थोड़ा लेंथी हो जाता है। हम क्या करते हैं, हम इसको आसान करते हैं। तो यहाँ पर काम आता है हमारे डिव का। डिव क्या करता है, वो खुद कुछ नहीं करता, वो एक कंटेनर होता है और उस कंटेनर के अंदर हमारे बाकी एलिमेंट्स आ जाते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें, मैं क्या करता हूँ, हमारे पास सबसे पहले मैं इसे ख़त्म करता हूँ और यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ अपना डिव। ये हमारा डिव का टैग है, ये खुद कुछ नहीं करता, सिर्फ ये कंटेनर होता है और इसे मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने एक डिव के अंदर ये 4 पैराग्राफ रख दिए, चारों के चार। अब अगर मैं इसे सेव करूँ और इसका आउटपुट मैं आपको दिखाऊं तो आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करूं, यहाँ पर देखें, मैं इसे करता हूँ इंस्पेक्ट, जाता हूँ यहाँ पर, तो अब ये पूरा का पूरा जो है मेरा, ये एक डिव के अंदर बंद हो चुका है। मेरा पूरा पैराग्राफ, ये 4 पैराग्राफ थे मेरे, वो चारों के चारों एक डिव के अंदर आ गए। अब मैं एक डिव को जब कोई कलर दूंगा तो ये चारों पे अप्लाई होगा। देखें कैसे होगा ये। मैं इसे करता हूँ क्रॉस, जाता हूँ अपने एडिटर में और मैं इस डिव को कोई ना कोई कलर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसे स्टाइल करता हूँ और मैं इसे कलर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसे बैकग्राउंड कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर मैं इसे एक्वा दे रहा हूँ। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखें, अब मेरा जो बैकग्राउंड कलर था वो मैंने अप्लाई डिव पे किया। अब डिव क्योंकि मेरा एक कंटेनर था, तो अगर मैंने डिव पे कोई कलर अप्लाई किया है तो उसके अंदर जितने भी मेरे पास टैग्स हैं वो कलर उन सब पे अप्लाई होगा। तो मैंने डिव पे अप्लाई किया और देखिए मेरा बैकग्राउंड जो है वो चारों के चारों पैराग्राफ का सेम आ गया, जो कि मैंने डिव में रखा था। तो ये डिव का फ़ायदा होता है। अब डिव चूँकि हमारे पास एक ब्लॉक लाइन एलिमेंट है, तो देखिए उसने सारी जगह ऑक्यूपाई कर ली है। मैं इसे इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। जी, यहाँ जाते हैं। अब यहाँ पर देखें, उसे जितनी भी जगह मिली उसने सारी की सारी ऑक्यूपाई कर ली। अब डिव का हमारे पास एक अल्टरनेटिव होता है विच इज़ स्पैन। स्पैन का भी वही काम है जो डिव का काम है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि डिव जो है वो ब्लॉक लाइन एलिमेंट है और जो स्पैन है वो इनलाइन एलिमेंट है। अब हम थोड़ा एक स्टेप आगे जाते हैं और बात करते हैं अपने पूरे वेब पेज के बारे में। हमारा जो वेब पेज होता है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर हमारा हेडर होता है हमारे वेब पेज का, हेडर के नीचे हमारा मेन पार्ट आता है, मेन हिस्सा, और लास्ट में हमारे पास आता है फुटर। तो आइए एक छोटा सा ना एक पेज बनाकर देखते हैं कि किस तरह से हम ये चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे रेज़ कर देता हूँ, लेट मी रेज़ इट, और फिर इसके बाद मैं यहाँ से शुरू करता हूँ अपना कोड लिखना। लेट्स सपोज मैं पहले हेडर की बात करता हूँ। हेडर में मैं एक हेडिंग दे देता हूँ और इस हेडिंग में मैं लिख देता हूँ कोड नेटवर्क। कोड नेटवर्क अगेन मेरा हेडर हो गया। अब मैं इसके अंदर मेन लिखता हूँ। मेन के अंदर क्या होगा, मेरी बॉडी होगी। लेट्स सपोज मैं इसमें ना कोई पैराग्राफ लिख देता हूँ और उसमें लॉरिम का यूज़ करता हूँ। अगेन फिर से मेरे पास वही स्क्रॉल आ रहा है और मैंने आपको पहले लेक्चर में बात की थी कि अगर आप इस स्क्रॉल को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे सेटिंग में, कमांड पैलेट, और फिर टॉगल वर्ड रैप। इससे क्या होगा, ये हमारा जो स्क्रॉल बार आ रहा था ना वो ख़त्म हो जाता है। अब ये मेरा मेन पार्ट हो गया। उसके बाद मेरे पास आ जाता है मेरा फुटर, और फुटर के अंदर हम इन्फो दे रहे होते हैं कॉन्टैक्ट की, या और भी कुछ हो सकता है वेबसाइट के, आप जाकर एक्सप्लोर करें खुद से उनके फुटर कैसे होते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ना एक पैराग्राफ लिख देता हूँ, या हम एक हेडिंग का इस्तेमाल करते हैं विच इज़ H2, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखें, ये पूरा पेज तो नहीं है लेकिन ये एक लेआउट है कि किस तरह से ना आपका पेज जो होता है वो क्रिएट हो रहा होता है। तो आपका जो भी हेडर होता है, ऊपर वाला हिस्सा वेबसाइट का, वो हम हेडर में लिख रहे होते हैं। जो दरमियान वाला हमारा मेन पार्ट होता है वो हम मेन में लिख रहे होते हैं, और आखिर में जो फुटर होता है ना वो हम फुटर में ही लिख रहे होते हैं, आखिर वाला हिस्सा। तो इसमें ना हम एक और चीज़ का यूज़ करते हैं जो कि हमें HTML5 प्रोवाइड करता है, विच इज़ नेविगेशन बार। मैं हेड के बाद ना एक नेविगेशन बार बनाता हूँ विच इज़ नेव। अब नेविगेशन बार के अंदर मैं कुछ लिंक रख दूंगा। लेट्स सपोज मैं एक एंकर टैग बनाता हूँ। अब इसके लिए ना मैं चंद एक न्यू फाइल्स बनाता हूँ। लेट्स सपोज मैं जाता हूँ अपने फोल्डर पे, ये मेरा फोल्डर है, मैं यहाँ पर न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ और एक फ़ाइल बना लेता हूँ hello.html, और इस फाइल के अंदर ना मैं कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसके अंदर लिख देता हूँ H1 की हेडिंग में, और लिख देता हूँ हेलो,
HTML, ये मेरा एक पेज हो गया। अब मैं जाता हूँ वापस, मैं एक और फाइल बनाता हूँ और इस फाइल को मैं नाम दे देता हूँ कॉन्टैक्ट की, contact.html। हम अपनी जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो उसमें ऐसे ही काफ़ी सारे पेज बना रहे होते हैं। तो मैंने एक और फाइल बना ली। अगेन मैं इसके अंदर भी कुछ लिखता हूँ। H1 में मैं इसमें लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट पेज। मैं इसे भी कर लेता हूँ सेव। हमने जो हेलो HTML फाइल बनाई थी, मैं उसे भी सेव कर लेता हूँ और जाता हूँ अपनी इंडेक्स फाइल में। अब मैं क्या करूँगा, मेरे जो href है यहाँ पर मैं लिंक दूंगा अपनी उन दोनों पेजेस का। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिंक देता हूँ अपनी hello.html का, hello.html, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोई भी नाम, go to hello, लेट्स सपोज go to hello। मैं एक और एंकर टैग बनाता हूँ और उसके अंदर मैं लिंक दे देता हूँ अपनी contact.html का, तो contact.html, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ go to contact पेज। अब मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखें मेरे पास एक नेविगेशन बार आ चुका है। अब यहाँ पर चंद एक चीज़ें हैं। मैं अगर आपको एक और वेबसाइट दिखाऊँ, जैसे हमारे पास विजुअल स्टूडियो की है, तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो विजुअल स्टूडियो की वेबसाइट है उसका अगर आप नेविगेशन बार देखें यहाँ पर, तो ऊपर जितने भी हमारे पास लिंक आ रहे हैं ना, तो उनके दरमियान में एक खाली स्पेस भी आ रही है। यहाँ पर देखिए खूबसूरत सा लेआउट है। तो ये जितना भी चीज़ें हैं ये हम सारी कवर कर रहे होंगे, लेकिन ये क्योंकि डिज़ाइनिंग का पार्ट है तो ये हम CSS में कवर कर रहे होंगे। अभी क्योंकि नेविगेशन बार जो है, नेव का टैग जो है वो HTML का हिस्सा है, तो इसलिए यहाँ पर बताना ज़रूरी है। बाकी जो डिज़ाइनिंग का पार्ट है वो हम CSS में कवर कर रहे होंगे और ऐसी खूबसूरत सी वेबसाइट हम बना रहे होंगे। हमारा एक प्रोजेक्ट भी होगा इसमें। तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे वापस। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं गो टू हेलो पे क्लिक करता हूँ तो ये सीधा मुझे ले गया मेरे हेलो पेज पे। मैं वापस जाता हूँ और जैसे ही मैं कॉन्टैक्ट पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ले गया अपने मेरे कॉन्टैक्ट पेज पे। तो इस तरह से हम एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट हो रहे होते हैं। मैं वापस जाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो नेव का टैग है ना, ये इनलाइन है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर एक नेव बार लिखा, उसके बाद जब दूसरा लिखा तो वो उसी लाइन में आ रहा है। अगर तो ये ब्लॉक लाइन एलिमेंट होता तो दूसरा मेरा न्यू लाइन में चला जाता। क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है तो ये आपस में एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, एक ही लाइन के ऊपर। और हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं हमारे CSS में कि हम ब्लॉक लाइन एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं इनलाइन एलिमेंट में, और इन लाइन को चेंज कर सकते हैं ब्लॉक लाइन एलिमेंट में। तो जब हम CSS पे पहुंचेंगे तो हम ये सारी चीज़ें डिस्कवर कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमने जो कुछ किया उसे आप प्रैक्टिकल कीजिए, खुद से कीजिए, चीज़ें एक्सप्लोर कीजिए, ताकि आपकी एबिलिटी जो है एक्सप्लोर करने की वो इंक्रीज़ हो। आज का हमारा जो लेक्चर है वो बहुत ही स्पेशल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो कुछ हम पढ़ने वाले हैं वो अक्सर हम किसी न किसी वेबसाइट पे देख रहे होते हैं, या हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे, अपना कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो वो चीज़ हम उसमें यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फॉर्म्स के बारे में। फॉर्म को हम बहुत डिटेल से कवर कर रहे होंगे। हम इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सबको डिटेल से कवर करेंगे। हम एक प्रोजेक्ट बना रहे होंगे जिसके अंदर हम बना रहे होंगे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब फॉर्म बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं? जब भी हमने यूज़र से कोई डाटा इनपुट लेना हो, फॉर एग्जांपल मैं यूज़र से उसका नाम इनपुट लेता हूँ या यूज़र से उसका पासवर्ड इनपुट लेता हूँ, तो जब भी आप यूज़र से इनपुट लेते हैं तो आप फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि फॉर्म के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हम यूज़ कर रहे होंगे। फॉर्म के अंदर हम बहुत सारे इनपुट टाइप्स यूज कर रहे होंगे। जैसे हमारे पास बटन आ जाता है, चेक बॉक्स आता है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास डेट होता है, ईमेल होता है, टेक्स्ट होता है। बहुत सारे ऐसे हमारे पास इनपुट टैग्स हैं जो कि हम यूज कर रहे होते हैं अपने फॉर्म के अंदर। इन सब को हम बारी बारी करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। प्रैक्टिकल करने के बाद आपको ये चीजें ज्यादा एक्सप्लोर हो रही होंगी। तो आइए हम इस फॉर्म का प्रैक्टिकल शुरू करते हैं और एक प्यारा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए शुरू करते हैं जी। फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्म। अब यहाँ पर चंद एक चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे पास है एक्शन का एट्रीब्यूट। ये फिलहाल के लिए हम इसे छोड़ देंगे क्योंकि ये हमारे बैकएंड के लिए होता है। यहाँ पर क्या होता है, हम एक लिंक लिख रहे होते हैं अपने सर्वर का, और जो भी डाटा हम इस फॉर्म में ले रहे होते हैं ना, वो डाटा फिर इस लिंक के थ्रू कहीं और जा रहा होता है। तो फिलहाल क्योंकि हम फ्रंट एंड की बात कर रहे हैं तो इस सेक्शन में, इस एक्शन में मैं कुछ नहीं लिखने वाला। ये हम तब कर रहे होंगे जब हम बैक एंड पे होंगे। तो फिलहाल के लिए हम इस हिस्से को यहीं छोड़ देते हैं और बनाते हैं अपना फ्रंट एंड का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं एक हेडिंग लगाऊंगा H1, जिसमें मैं लिख रहा हूँ कि ये है हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो मैं लिखता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मैंने यहाँ पर लिखा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसके बाद
मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट का नेम, मतलब मुझे अब स्टूडेंट से उसका नेम जो है वो एज ए इनपुट लेना है। तो अब यहाँ पर फॉर्म बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक हम लेबल को यूज़ कर रहे होते हैं और दूसरा हम पैराग्राफ को यूज़ कर सकते हैं। पैराग्राफ का तरीका थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है, लेकिन लेबल का तरीका थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट कैसे होते हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत आसान। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल डेवलपर बनना है तो आपको लेबल ही यूज़ करना होगा। तो मैं आपको लेबल ही करा रहा हूँ इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर लेबल का यूज़ करता हूँ। अब इसके अंदर मुझे फॉर के एट्रीब्यूट में कुछ लिखना होगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम, स्टूडेंट का नाम। अब ये यहाँ पर मैं जो कुछ भी लिखूंगा ना, ये मेरे सर्वर के लिए होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिटेल से हम कर रहे होंगे अपने बैकएंड के अंदर। फिलहाल के लिए हम एक ढांचा बना रहे हैं, एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं अपने फॉर्म का। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम और यहाँ पर मैं इनपुट टाइप सेलेक्ट करूंगा। इनपुट टाइप, अब मैं क्योंकि यूजर से टेक्स्ट ले रहा हूँ तो मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट रहने दूंगा। अब आगे यहाँ पर देखिए नेम के सेक्शन में मैं वही नेम लिखूंगा जो कि मैंने लेबल को दिया था। मैंने लेबल को नेम दिया था नेम, तो यहाँ पर मैंने वही नेम दे दिया, सिंपल। और उसके बाद आईडी जो है इसे भी आप नेम दे सकते हैं। तो आईडी बेसिकली हम यूज कर रहे होते हैं जब हम CSS डिजाइन कर रहे होते हैं। आईडी हमारे CSS के काम आती है और जो हमारा नेम होता है ये हमारा जा रहा होता है बैकएंड पे। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ें काम कर रही होती हैं। मजीद हम एक्सप्लोर करेंगे जब कोर्स में आगे जाएंगे। अब मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पर देखिए मेरी एक हेडिंग आ रही है और यहाँ पर मेरा कुछ टेक्स्ट आ रहा है। तो इस तरह से हम ये कर रहे होते हैं। अब मैंने यूज़र से उसका नेम ले लिया। अब मैं चाहता हूँ मैं यूज़र से उसकी क्लास पूछूं कि वो कौन सी क्लास में है। तो उसके लिए क्या होगा, मुझे दो ऑप्शन दिखाने होंगे, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। तो उन दोनों में से उसे एक सिलेक्ट करना होगा। जब भी हमारे पास चॉइस आ जाती है, कोई दो ऑप्शन हो और उनमें से हमें एक सिलेक्ट करना हो, तो वहाँ पर हम रेडियो बटन का यूज़ करते हैं। तो आइए करके देखते हैं। अगेन मैं यहाँ पर एक ब्रेक लाइन लगाऊंगा, लाइन ब्रेक, और एक नया लेबल शुरू करूंगा। इस लेबल पे अगेन हमारे पास वही फॉर आ रहा है तो हम उसमें लिखेंगे कुछ ना कुछ। तो इस फॉर में मैं लिखूंगा क्लास, क्योंकि मैं इसमें क्लास के बारे में पूछ रहा हूँ। अगेन इसके अंदर मैं लिखता हूँ क्लास 11th और यहाँ पर मैं इनपुट टाइप लगा देता हूँ रेडियो। अब ये कैसे होंगे, जब आप आउटपुट देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर नेम में अगेन मैं वही लगाऊंगा क्लास, क्योंकि मैं क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ। और आईडी भी आप इसे क्लास दे सकते हैं। आईडी अगेन हम CSS में यूज़ कर रहे होंगे। एक मेरा ये लेबल हो गया। अगेन इसके साथ मैं एक और लगाता हूँ, मैं लिखता हूँ क्लास 12 और यहाँ पर अगेन मैं एक और इनपुट टाइप लेता हूँ और उसके अंदर अगेन रेडियो सिलेक्ट करता हूँ और फिर मैं इसको नाम देता हूँ क्लास का, क्लास। और हमारे पास जो आईडी है, आईडी को मैं नाम दे दूंगा अगेन क्लास का। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने फोकस करना है। यहाँ पर इस 11th क्लास के लिए मैंने जो रेडियो बटन बनाया तो यहाँ पर मैंने नेम क्लास दिया, और दूसरा 12th क्लास के लिए मैंने जो रेडियो बटन बनाया उसको भी मैंने नेम क्लास दिया। ये दोनों नेम सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं होंगे तो क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल के लिए हम इसे करते हैं सेव, जाते हैं अपने ब्राउजर में, इसे करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो रेडियो बटन आ रहे हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक हेडिंग लगा देता हूँ, एक छोटी सी हेडिंग इससे पहले। और मैं H4 का यूज़ करता हूँ। यहाँ पर छोटी सी हेडिंग होनी चाहिए और मैं लिखता हूँ यहाँ पर सिलेक्ट योर क्लास, तो फॉर्म पढ़ने में आसान हो। सिलेक्ट योर क्लास, मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पर देखिए अब फॉर्म मेरा है वो खूबसूरत नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए रेडियो बटन क्या होता है, मैं इनमें से एक को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब मैं जो आपको नाम के बारे में बता रहा था कि इसका नेम और इसका नेम सेम होना चाहिए। अब अगर मैं इनमें से किसी एक का नेम चेंज कर दूं, लेट्स सपोज मैं इसमें ए डाल देता हूं, मैंने नेम चेंज कर दिया, मैं इसे करता हूं सेव, जाता हूं अपने ब्राउजर में, इसे करता हूं रिफ्रेश। अब क्या होगा, अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूं तो ये भी हो रहा है सिलेक्ट, इसे सिलेक्ट करता हूं तो ये भी हो रहा है। अब दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, जबकि मुझे एक सिलेक्ट करना था। तो ये मसला होता है जब भी आप दो रेडियो बटन्स बना रहे होते हैं ना, तो उन्हें नेम आपने सेम देना है, वरना इस तरह से प्रॉब्लम होगी। मैं अगेन इसे सेव करता हूँ, जाता हूँ ब्राउजर में, इसे करता हूँ रिफ्रेश। अब यहाँ पर देखिए मैं इनमें से एक सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। तो इस तरह से हमारे रेडियो बटन जो है वो काम कर रहे होते हैं। नाउ अगेन मैं लाइन ब्रेक लगाऊंगा और मैं दो और रेडियो बटन्स बनाऊंगा। मैं यूज़र से ना उसका जेंडर लेना चाहता हूँ कि उसका जेंडर क्या है, वो मेल है या फीमेल है। तो वहाँ पर भी मैं रेडियो बटन का यूज़ करूँगा। उनमें से यूज़र जो होगा, मेरा स्टूडेंट जो होगा, वो उनमें से एक सिलेक्ट करेगा। तो अगेन उसके लिए मैं लेबल बनाता हूँ
और लेबल की फिर से मैं आईडी दूंगा। यहाँ पर मैं जेंडर देता हूँ क्योंकि मैं जेंडर के बारे में बात कर रहा हूँ। और इसके अंदर मैं पहले लगाता हूँ मेल। मेल के लिए मैं इनपुट टाइप सेलेक्ट करता हूँ, अगेन रेडियो, क्योंकि मैं रेडियो बटन यूज कर रहा हूँ। और नेम के अंदर मैं दे दूंगा जेंडर। आईडी के अंदर भी आप जेंडर दे सकते हैं, नो इश्यू। मजीद चीजें इनके बारे में हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे अपने बैकएंड में। नाउ मैं लिखता हूँ फीमेल। अब फीमेल के लिए मैं अगेन एक इनपुट टाइप बनाता हूँ विच इज रेडियो, अगेन रेडियो। उसके बाद यहाँ पर नेम, अगेन मैंने कहा था कि नेम जो हो वो सेम होना चाहिए। यहाँ पर मैंने जेंडर दिया था, यहाँ पर इसको, तो यहाँ पर भी मैं जेंडर दूंगा। आईडी को मैं यहाँ पर जेंडर दे देता हूँ अगेन। अब मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास मेल और फीमेल ये दोनों रेडियो बटन आ रहे हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा खूबसूरत दिख नहीं रहे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं अगेन एक हेडिंग लगा देता हूँ इससे पहले, जिससे कुछ समझ में आए। अगेन मैं H4 यूज़ करूँगा और लिखूँगा सेलेक्ट जेंडर। या जेंडर लिखने के बजाय मैं यहाँ पर कुछ और करता हूँ। मेरे पास चंद एक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ। पहली है मेरी फील्ड सेट। अब फील्ड सेट क्या करता है, फील्ड सेट से एक पूरा का पूरा बॉर्डर आ जाता है हमारे पास। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। इसमें होता क्या है, मैं इसे करता हूँ कट और इस लेबल के अंदर, लेबल को मैं इसके अंदर कर देता हूँ। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउजर में, इसे करता हूँ रिफ्रेश। तो अब यहाँ पर देखें मेरा एक बॉर्डर आ गया है मेरे उस लेबल के इर्द गिर्द। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ना एक मैं हेडिंग दे दूँ या लिख दूँ कि ये जेंडर का हिस्सा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक और एट्रीब्यूट होता है जो कि मुझे HTML प्रोवाइड करती है, विच इज़ लेजेंड। मैं यहाँ पर लेजेंड यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जेंडर। अब क्या होगा, उस बॉर्डर के अंदर ये भी मेरा शो हो रहा होगा। मैं करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउजर में, इसे करता हूँ रिफ्रेश। तो अब यहाँ पर देखिए मेरे उसी बॉर्डर के अंदर मेरा जेंडर भी यहाँ पर नजर आ रहा है। अब ये थोड़ा खूबसूरत नजर आ रहा है। तो आप इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं यूजर से उसके सब्जेक्ट पूछना चाहता हूँ कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट करना चाहता है, वो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है। तो सब्जेक्ट क्योंकि एक नहीं होता, एक सिलेक्ट नहीं करना होता। अगर एक सिलेक्ट करना होता तो मैं अगेन रेडियो बटन का यूज करता और वो एक सिलेक्ट कर लेता। अब सब्जेक्ट जो होते हैं हमें एक से ज्यादा सिलेक्ट करने होते हैं, तो वहां पर रेडियो बटन काम नहीं आती, वहां पर हम यूज कर रहे होते हैं हमारे चेक बॉक्स। तो आइए इन्हें यूज करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लाइन ब्रेक दे दूंगा और उसके बाद, सॉरी नॉट हेयर, मैं यहाँ पर दे दूंगा इसके लाइन ब्रेक। और इसके बाद मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले हेडिंग। लेट्स सपोज मैं H2 एक हेडिंग बनाता हूँ और इसके अंदर मैं कहूँगा सिलेक्ट योर सब्जेक्ट, सिलेक्ट योर सब्जेक्ट। अगेन हेडिंग के बाद अब मुझे एक लेबल बनाना है। मैं बनाता हूँ एक लेबल और ये मैं बना रहा हूँ सब्जेक्ट। लेट्स सपोज मैं कंप्यूटर रखना चाहता हूँ, इसमें इंग्लिश रखना चाहता हूँ, साथ में मैथ हो गई, फिजिक्स होगी, बायो हो गई, तो मैं उनको बारी बारी नाम दूंगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर बना रहा हूँ लेबल फॉर कंप्यूटर, तो मैं लिखूंगा COMP, इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर मैं जो इनपुट टाइप यूज़ करूँगा वो है चेक बॉक्स। तो मैं इनपुट टाइप और यहाँ पर यूज़ करूँगा चेक बॉक्स। और यहाँ पर अगेन नेम के अंदर मैं वही यूज़ करूँगा जो कि मैंने अपने लेबल के अंदर फॉर के बाद यूज़ किया था। अगेन मैं COMP यूज़ करूँगा। आईडी अगेन आप वो रख सकते हैं, नो इशू। तो कंप्यूटर और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कंप्यूटर। यहाँ पर मैं कंप्लीट कंप्यूटर लिख रहा हूँ क्योंकि ये मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अगेन ये हो गया मेरे कंप्यूटर के लिए। मैं एक और लेबल बनाता हूँ, मैं साथ में एक लाइन ब्रेक दे देता हूँ जो कि खूबसूरत नज़र आएगी। मैं एक और लेबल बनाता हूँ, अब इस बार मैं बनाता हूँ फॉर मैथ। अगेन मैं इसके अंदर जाता हूँ और मैं इनपुट टाइप सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ चेक बॉक्स क्योंकि मैं चेक बॉक्स बना रहा हूँ। और साथ में यहाँ पर मैं दे दूंगा मैथ। अगेन आईडी भी आप इसे मैथ दे सकते हैं और यहाँ पर मैं लिख दूंगा मैथ। अब ये मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अगेन मैं यहाँ पर लेता हूँ लाइन ब्रेक और नीचे जाता हूँ, मैं लिखता हूँ लेबल। अब मैं इसमें लिखता हूँ इंग्लिश, ENG, दैट्स इनफ। मैं इसके अंदर अपनी इनपुट टाइप लिखता हूँ और वो हमारी चेक बॉक्स है, इसे से करता हूँ सिलेक्ट। अगेन नेम के अंदर हमने वही लिखना है, ENG। नाउ आईडी में भी आप वही लिख सकते हैं और इसके अंदर मैं लिख दूंगा इंग्लिश। अब मैंने यहाँ पर पूरा लिखा क्योंकि ये मेरे वेब पेज पे शो हो रहा होगा। अगेन मैं आगे जाता हूँ, मैं इसमें एक ब्रेक लगाता हूँ। अगेन मैं लेबल
लगाता हूँ और यहाँ पर मैं इसे कर लेता हूँ फॉर फिजिक्स। मैं PHY लिखता हूँ, दैट्स इनफ। और इसके अंदर मैं अपनी इनपुट टाइप सेलेक्ट करता हूँ विच इज चेक बॉक्स। उसके बाद मेरा जो नेम है अगेन मैं वही दूंगा PHY। ID भी आप यही दे दें PHY। और इसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा फिजिक्स SICS फिजिक्स। तो इस तरह से हमारे पास हमारे पास 4 सब्जेक्ट हो गए। तो मैं अब इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पर देखें इस तरह से मेरे पास कोर्सेज जो है वो अवेलेबल है। मतलब मैं कंप्यूटर को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं मैथ को सिलेक्ट कर सकता हूँ, इंग्लिश को, फिजिक्स को। तो मतलब मैं एक से ज़्यादा चीज़ें सिलेक्ट कर पा रहा हूँ और अनसेलेक्ट भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से हमारे जो चेक बॉक्स हैं वो काम कर रहे होते हैं। अगेन इससे थोड़ा आगे चलते हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक और चीज़ आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस जेंडर के बाद ना मैं यहाँ पर डेट का एट्रीब्यूट लगा देता हूँ। उससे क्या होगा, हम स्टूडेंट से उसकी डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं। तो जेंडर के बाद मैं यहाँ पर लगाता हूँ, यहाँ पर हमारा था जेंडर का सेक्शन हेयर। इसके बाद मैं लगा देता हूँ डेट। तो यहाँ पर अगेन मैं एक लेबल बनाऊंगा और लेबल के लिए मैं लिख दूंगा DOB विच इज़ डेट ऑफ बर्थ। और इसके अंदर मैं इनपुट टाइप लूंगा और यहाँ पर इनपुट टाइप ले रहा हूँ मैं डेट, क्योंकि हम डेट ले रहे हैं। और यहाँ पर अगेन मैं डेट ऑफ बर्थ DOB लिख दूंगा और ID भी मैं वही लिख दूंगा DOB। अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा DOB। अब ये मेरी वेब पेज पे शो हो रहा है डेट ऑफ बर्थ। अब मैं इसे करता हूँ सेव और इससे पहले ना मैं एक लाइन ब्रेक दे देता हूँ ताकि थोड़ा फासला हो। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउजर में, इसे करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पर देखें एक डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ गया है। अब ये DOB मेरा वो डेट के बाद आ रहा है। हम क्या करते हैं, इससे थोड़ा पहले लेकर जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं ये लास्ट में से इसे अरेज कर दूंगा और शुरू में इसे लेकर आऊंगा यहाँ पर DOB। और अब ये मुझे शुरू में नजर आ रहा होगा। चलिए इसे ट्राई करके देखते हैं। मैं इसे सेव करता हूँ, जाता हूँ अपने ब्राउजर में, इसे करता हूँ रिफ्रेश। अब ये थोड़ा ठीक नज़र आ रहा है। तो यहाँ से जैसे यूज़र आएगा इस पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर देखें उसके लिए ऑटोमेटिकली ये डेट ऑफ बर्थ के लिए एक पूरा सेक्शन ओपन हो गया। वो इसमें से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकता है। तो इस तरह से डेट का एट्रीब्यूट जो है वो हमें बहुत फ़ायदा देता है। चले आगे चलते हैं। अब इसके आगे मैं एक काम करता हूँ, मैं यूज़र से मैंने क्या क्या ले लिया यहाँ पर देखें। मैंने यूज़र से उसका नेम ले लिया, उसकी क्लास ले ली, मैंने जेंडर ले लिया, डेट ऑफ बर्थ ले ली, उसने कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने मैंने उससे वो ले लिए। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं उससे उसकी सिटी लेता हूँ कि वो किस सिटी से बिलोंग करता है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाऊंगा जहाँ से वो उसे सेलेक्ट करेगा। तो आइए वो कैसे बनाते हैं देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लाइन ब्रेक लगाऊंगा और फिर मैं यहाँ पर एक हेडिंग लगाऊंगा विच इज़ मैं लगा देता हूँ H4। और यहाँ पर मैं कहता हूँ सेलेक्ट योर सिटी। तो मैं इसे कर लेता हूँ सेव। अगेन मैं अब इसके नीचे आता हूँ, मुझे कुछ ऑप्शंस दिखाने। तो पहले मैं एक सिलेक्शन का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा। अब इसके अंदर क्योंकि मैं सिटी की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर सिटी लिख दूँगा। अगेन यहाँ पर ID भी मैं सिटी दे सकता हूँ। उसके बाद अब मुझे कुछ ऑप्शंस दिखाने हैं तो मैं यहाँ पर ऑप्शन का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा। अब इसके अंदर हमारे पास चंद एक चीज़ें हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखता हूँ। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ सेलेक्ट योर सिटी। उसके बाद मैं एक और ऑप्शन बनाता हूँ, सेकंड ऑप्शन। अब यहाँ पर मैं वैल्यू देता हूँ लाहौर और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाहौर। अगेन मैं एक और ऑप्शन बनाता हूँ, इसके अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ लेट्स सपोज मुल्तान और अगेन इसमें भी मैं मुल्तान दे देता हूँ। मेरे पास दो ऑप्शन हो गए। मैं एक और ऑप्शन बनाता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पर मैं देता हूँ कराची और यहाँ पर भी मैं दे देता हूँ कराची। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करें, मैंने इन सबको वैल्यूज़ दी हैं पर ये जो शुरू में थी मैंने इसे वैल्यू नहीं दी। ऐसा मैंने क्यों किया, यहाँ पर देखिए मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ्रेश। अब यहाँ पर देखें जैसे ही हम यहाँ पर गए तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ये वही कुछ लिखा हुआ है जो कि मैंने यहाँ पर लिखा था। तो इससे क्या होगा, यूज़र को आइडिया हो जाएगा कि मैंने सिटी सिलेक्ट करनी है। इससे भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ ज़्यादा एफिशिएंट नज़र आता है। तो यहाँ पर होगा क्या, देखें अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो इस वैल्यू के अंदर हम जो भी कुछ लिखते हैं वो जा रहा होता है हमारे सर्वर के पास।
अब क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई सिटी सिलेक्ट नहीं की, ना स्टूडेंट ने सिटी सिलेक्ट की है, यहाँ पर तो जस्ट लिखा हुआ है सिलेक्ट योर सिटी। अगर मैं यही कुछ वैल्यू में लिख दूं तो ये सीधा का सीधा चला जाएगा सर्वर के पास, सिटी सिलेक्ट होगी ही नहीं। तो इसलिए मैंने ये वैल्यू के जो सेक्शन है वो छोड़ दिया। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर एक और टैग है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हमारे पास एक और टैग होता है ईमेल का। लेट्स सपोज मैं एक काम करता हूँ, हमारे नेम के बाद ना यूज़र से एक ईमेल ले लेता हूँ। हम चलते हैं वापस ऊपर। मैं चाहता हूँ कि सारी जितने भी हमारे पास टैग्स हैं वो सारे आपके कवर होते जाएं ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। तो ये नेम का टैग था, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेबल अगेन, और इस बार मैं लेबल ले रहा हूँ ईमेल के लिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ईमेल, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ ईमेल जो कि मैं ले रहा हूँ यूज़र से। और यहाँ पर मैं इनपुट टाइप सेलेक्ट करता हूँ, और इनपुट टाइप यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ईमेल। अब ईमेल का फ़ायदा बहुत होता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। यहाँ पर मैं लिख दूंगा अगेन ईमेल अपने फॉर के सेक्शन में, और साथ में आईडी के अंदर मैं ईमेल लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, एक लाइन ब्रेक दे देता हूँ ताकि चीज़ें थोड़ी डिफरेंट नज़र आए। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक ईमेल का टैग आ गया। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इनके दरम्यान में थोड़ी सी स्पेस लगाता हूँ। तो एक लाइन ब्रेक है, मैं एक और लाइन ब्रेक लगाता हूँ, एक और 3 लगा दी। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ्रेश। तो अब इनमें थोड़ा गैप आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ईमेल जो है वो आ चुकी है। इसके अंदर आप @ लिखें, सारा कुछ ये हो रहा है। इस तरह से हमारा काम हो रहा होता है। चलिए आगे चलते हैं। ये हमने सिटी का सेक्शन कर लिया। इसमें से यूज़र जो है वो कोई ना कोई सिटी सिलेक्ट कर सकता है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं स्टूडेंट से एक फीडबैक लूँ यूनिवर्सिटी के बारे में, या वो कॉलेज हो सकता है, कॉलेज के बारे में। तो उसके लिए हम एक और एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर लाइन ब्रेक लगाता हूँ, और वो है हमारा टेक्स्ट एरिया। लिखता हूँ यहाँ पर, तो हमारे पास आगे टेक्स्ट एरिया। अब यहाँ पर मैं क्योंकि फीडबैक ले रहा हूँ तो मैं FD लिख दूंगा, विच इज़ फीडबैक, दैट्स इनफ। यहाँ पर भी मैं FD लिख देता हूँ। और यहाँ पर मेरे पास कॉलम्स आ रहे हैं कि कितने कॉलम्स होंगे हमारे उस बॉक्स में, और यहाँ पर रोज़ आ रही है कि कितनी रोज़ होंगी हमारे उस बॉक्स में। तो मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक बॉक्स आ चुका है। अभी फिलहाल इस बॉक्स में कुछ लिखा हुआ नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, इस सिटी और इसके दरम्यान में थोड़ी सी स्पेस डालता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक और लाइन ब्रेक देता हूँ, एक और। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। अब यहाँ पर क्या है, मैं चाहता हूँ इस बॉक्स के अंदर ना बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लिखा हुआ हो ताकि यूज़र को पता चले उसने क्या करना है। तो उसके लिए हम एक और वैल्यू यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं प्लेस होल्डर। अब प्लेस होल्डर के अंदर आप जो भी कुछ लिखते हैं वो वहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लीज़ गिव फीडबैक। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ्रेश। तो अब यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आ गया कि प्लीज़ गिव फीडबैक। अब यहाँ पर जैसे ही वो टाइप करना शुरू कर देगा, बाकी जो हमने लिखा था वो ख़त्म हो जाएगा खुद ब खुद। तो इस तरह से हमारा फीडबैक होता है। उसके बाद आखिर में हम लगा देंगे इस पर एक बटन, विच इज़ सबमिट। मैं यहाँ पर लगाता हूँ, सबसे पहले मैं एक लाइन ब्रेक देता हूँ, अगेन एक लाइन ब्रेक, और अब मैं एक सबमिट बटन लगाता हूँ। तो अगेन मैं यूज़ करूँगा इनपुट टाइप सबमिट, और यहाँ पर मैं इसे नेम दे देता हूँ सबमिट का, या फिर सब का दे देता हूँ। लेट मी चेक, सब। और आईडी भी मैं इसे दे देता हूँ सब। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ये बटन आ रहा है आखिर में इनपुट का। तो इस तरह से जैसे यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो डाटा उसका चला जाएगा सीधा सर्वर के पास। यहाँ पर चंद एक और चीज़ें हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया तो डाटा चला गया, मतलब मैंने यहाँ पर ना नाम लिखा ना मैंने ईमेल लिखी, फिर भी मेरा डाटा देखें यहाँ पर चला गया। तो इसके लिए हम कुछ और चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि यूज़र अपना नेम जो है वो लाजमी लिखें। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक नेम के अंदर यूज़ करूँगा रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। इससे क्या होगा, वो जगह जो होगी वो रिक्वायर्ड होगी। जैसे मैं इसे सेव करता हूँ ना, जाता हूँ ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ्रेश। अब मैंने इसे लिख दिया, ओके। अब मैं क्या किया, मैंने इसमें नाम में कुछ नहीं लिखा, मैं जाके करता हूँ सबमिट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। तो मैंने क्या किया, इसे रिक्वायर्ड कर दिया। तो आप चाहें तो ईमेल को भी रिक्वायर्ड कर सकते हैं, आप चाहें तो डेट ऑफ बर्थ को भी रिक्वायर्ड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हमारे पास ईमेल है, मैं इसे रिक्वायर्ड करता हूँ। सिंपल मैं लिखूंगा रिक्वायर्ड,
उसके बाद हमारे पास जो डेट ऑफ बर्थ है स्टूडेंट की, हम उसे भी रिक्वायर्ड करते हैं। लेट्स सपोज हियर वी हैव द डेट ऑफ बर्थ। मैं इसे करता हूँ रिक्वायर्ड, मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखें, जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है। एक तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, दूसरा यहाँ पर भी मेरे पास ऑप्शन आएगा। देखें, मैं इसे करता हूँ दोबारा अगेन, ये हमने रीड ओनली कर दिया था, तो मैं इसे रिक्वायर्ड करता हूँ अगेन। हेयर ईमेल पे रिक्वायर्ड है हमारे पास, मैं दोबारा इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश अगेन। अब मैं इस पे करता हूँ सबमिट, तो देखिए मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, नेम पे भी आ रहा है। लेट्स सपोज मैं नेम पे कुछ ना कुछ लिख देता हूँ, मैंने लतीफ़ लिख दिया, और अब मैं दोबारा से इसे करता हूँ सबमिट। जैसे मैंने क्लिक किया, अब मुझे ईमेल पे ऑप्शन दे रहा है। लेट्स सपोज मैं ईमेल में कुछ ना कुछ लिख देता हूँ। नाउ मैं जैसे ही अब दोबारा सबमिट करता हूँ तो मेरे पास वो डेट पे दे रहा है। तो इस तरह से आप जो जो सेक्शन रिक्वायर्ड करना चाहते हैं वो आप रिक्वायर्ड कर सकते हैं। एक और भी तरीका होता है जिससे यूज़र को पता चल जाता है कि ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। उसमें हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास नेम था ना, तो मैं नेम के साथ ना एक छोटा सा स्टार बना देता हूँ, जिससे यूज़र समझ जाएगा कि ये जो है ये इंपॉर्टेंट फील्ड है। इसी तरह मैं ईमेल के साथ भी एक स्टार लगा देता हूँ, मैं इसके अंदर मैं थोड़ी सी स्पेस डाल देता हूँ अगेन। और इसी तरह मेरे पास जो डेट है यहाँ पर भी मैं एक स्टार बना देता हूँ। तो मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखें, अब उन फील्ड के साथ मेरे पास स्टार आ गया जो कि मैंने रिक्वायर्ड कर रखी हैं। अब इनको देखकर यूज़र को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये रिक्वायर्ड है। तो ये सिंपल सा हमारा फॉर्म है। अब इसके अंदर कोई खूबसूरती नहीं है क्योंकि हमने CSS का यूज़ नहीं किया, हमने सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया, और ये स्ट्रक्चर देखने में काफ़ी खूबसूरत है। जब हम पहुंचेंगे CSS पे तो हम ये चीज़ें खूबसूरत भी कर रहे होंगे, CSS को यूज़ भी कर रहे होंगे, फॉर्म इससे ज़्यादा हमारा खूबसूरत हो रहा होगा, इसमें कोई बैक एंड कलर भी होगा, तो वो सारी चीज़ें हम कर रहे होंगे CSS पे। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।